नमस्कार, जोहार और आप सारे लोगों का एक बार फिर से काके टॉक्स के इस नए एपिसोड में स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पुराना साम्राज्य आज अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसा देश जिसने 2500 साल पहले मानवाधिकार की बात की, आज उसी देश पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप है। 1979 में क्रांति हुई, राजा गिरा, धर्म सत्ता में आया, लेकिन असली सवाल है, क्या उस दिन ईरान उठा था या उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हुई थी? और अब इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ता टकराव, आंतरिक विरोध, आर्थिक प्रतिबंध और नेतृत्व संकट, क्या ईरान टूटने की कगार पर है? लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। साइरस से लेकर खुमेनी तक और खमेनेई से लेकर आने वाले अज्ञात भविष्य तक। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1979 की असली सच्चाई, खमेनेई की सत्ता की रणनीति, IRGC की ताकत, जनता बनाम व्यवस्था और वो युद्ध जिसके बारे में दुनिया आधी सच्चाई जानती है। और अंत में हम यह तय करने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान का राइज खत्म हो चुका है या इतिहास फिर करवट लेने वाला है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, ईरान को समझने के लिए हमें 2500 साल पीछे जाना होगा, जब पेरिसपोलिस खड़ा था, जब फारसी साम्राज्य आधी दुनिया पर शासन करता था, जब एक शासक ने कहा हर इंसान को अपनी आस्था का अधिकार है। क्या वही सभ्यता आज विचारधारा की जकड़न में है? और जब आप 1979 की क्रांति की असली वजह जानेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि आज का संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर से भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान की कहानी, उदय, सत्ता और संघर्ष की। हम स्वागत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रवि दत्त वाजपेयी जी का। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, और ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले यही कि ईरान की सभ्यता मैं स्टडी कर रहा था, लगभग 2500 पुरानी है। फिर आज ऐसे संकट में जहाँ पे आंतरिक विरोध भी है ईरान में, हमने देखा खमेनेई के क्या कहेंगे सीधे सीधे मर्डर के बाद जी कुछ लोग जश्न भी मनाए और कुछ लोग जो है शोक भी प्रकट किए। क्यों? अमित, सबसे पहले तो अभी जो हालत ईरान में चल रही है वो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में एक बहुत गंभीर अध्याय है, और इतना गंभीर है कि अभी कोई इसके बारे में कुछ सोचने और कहने की स्थिति में भी नहीं है। पिछले बार जब हम मिले थे कभी, तो वेनेजुएला के बारे में बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि अगर किसी तानाशाह के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है और उसके सलाहकार उसकी जी हजूरी करने लगते हैं, तो पूरे विश्व को बहुत संकट है। और ये संकट आज हमारे सबके सामने है। ये मानकर चलिए, आज जो ईरान के साथ हो रहा है वो कल किसी भी देश के साथ हो सकता है। हम जहाँ बैठे यहाँ भी हो सकता है। ये निश्चित हो चुका है इस युद्ध के बाद कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने कोई भी आदमी खड़ा होने की हालत में या देश नहीं है, और कोई आपके समर्थन में नहीं आएगा। तो ये लड़ाई एक महाशक्ति अमेरिका और उसके सामने छोटी या बड़ी या मझौली हैसियत के देश की जो होनी चाहिए वो ईरान के साथ हो रही है। तो ये एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय है, और चिंतन से ज़्यादा अब ज़रूरत है ये करने की कि बचा कैसे जाए। तो हर आदमी अब उसमें लगेगा, लेकिन वो आगे अभी जो आपका पहला सवाल था कि जिसे हम कहते हैं ना पर्शियन या फारसी सभ्यता, वो एक ऐसे देश के पास थी जो मेरा मानना है कि विश्व में भारत, चीन, मेसोपोटामिया, सुमेरियन से पीछे नहीं थी, उनके बराबर या कहीं कहीं उनसे आगे थी। और अगर पीछे चलें तो ये शुरुआत कहते हैं लोग 7000 साल पहले से, आज हम 2026 में हैं, तो 5000 BCE में ये देश और ये सभ्यता और ये समाज एक संगठित समूह के रूप में रह रहा था, और
अपने तरीके से जीवन यापन कर रहा था। अब इतने पीछे के साथ दिक्कत ये होती है कि आपके पास ऐतिहासिक प्रमाण तो होते नहीं हैं उतने। तब वापस आते हैं तो जो पहला प्रमाण जिसके बारे में कहा जाता है वो करीब 550 BC, यानी आज से अभी 2026 है, इसमें 550 साल और जोड़ लिए तो 2580 साल करीब पहले की बात मैं कर रहा हूँ। जो वहाँ पे एक वंश आया जो राजवंश कहा, जिसका नाम हुआ अखैमेद राजवंश। इसका नाम इसलिए बड़े अटपटे ढंग का है लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि ये शायद विश्व का पहला ऐसा राजवंश था जिसने राज्य व्यवस्था की स्थापना की थी। एक संगठित राज्य जिसे हम कहते हैं ना कि राज्य कैसे चलेगा, इसके साथ कौन कौन सी इकाइयाँ होंगी, सेना का क्या काम होगा, मंत्रिपरिषद का क्या काम होगा, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, ये बनाने वाला विश्व का शायद पहला साम्राज्य अखैमेद साम्राज्य है ईरान का। और इसको बनाने वाले थे साइरस, जिनका बहुत नाम है। कहा जाता है कि उन्होंने शायद मानवाधिकार का पहला घोषणा पत्र भी दिया था। बिल्कुल। साइरस ने भारत की तरफ भी ध्यान दिया, क्योंकि जैसा होता है ना कि जब आपकी सभ्यता और आपकी सैन्य शक्ति फलती फूलती है तो आप क्या करते हैं, आप अगल बगल नजर दौड़ाते हो, देखते हैं और कौन कौन आदमी है जो या तो मेरे बराबर है या मेरे काम का है या जिसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये तो सदियों से होता है, आज भी वही हो रहा है। लेकिन साइरस के पुत्र थे, साइरस के जाने के बाद, जो शायद 8 साल रहे और ऐसा माना जाता है कि बहुत संदेहास्पद स्थितियों में मारे गए। उसके बाद एक सज्जन आए जो उनके परिवार के दूर के संबंधी थे, अपने घर के सीधे ब्लड लाइन के नहीं थे। उनका नाम था डेरियस, और डेरियस के नाम से 2-3 राजा हुए थे। इनका नाम है डेरियस प्रथम। मैं इनका नाम इतनी जोर से क्यों ले रहा हूँ कि 517-18 BC माने ईसा पूर्व में इन्हें लगा कि अब अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। तो लोगों से खबर लगी कि भाई साहब नदी के उधर बहुत सारे लोग बड़े खुशहाल हैं, बड़े संपन्न हैं, तो नदी के इधर तो हिंदुस्तान ही था, इंडिया ही था। तो उन्होंने अपनी सेना भेजी और जिसे आज हम गांधार कहते हैं उस पर, और पंजाब और सिंध की इन सिंधु नदी के पूरे रास्ते चक्कर लगाकर उसको अपने अधीन एक प्रदेश बनाया। और आप सुन के आश्चर्य करेंगे, शायद हमारे देश के नाम की शुरुआत यहीं से होती है। पहले प्रदेश का तो नाम था गांधार, अगले प्रदेश का नाम जो पंजाब और सिंध का था उसका नाम था हिंदुश। उसी हिंदुश से आज हिंदुस्तान और इंडिया और बाकी नाम बने हैं, क्योंकि वो सिंधु नदी के इस तरफ था। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए। सबसे दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत पश्चिमी देशों से जुड़ गया। पहली बार किसी को लगा कि ये रास्ता है जहां हम जा सकते हैं और जहां हम रह सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। और इसके आने से भारत में बड़े अंतर पड़े। पहला अंतर तो ये पड़ा कि भारत को भी समझ में आया कि राज्य व्यवस्था कैसी की जाती है, जो पुराने धर्म ग्रंथों के हिसाब से थी। उसके अलावा डेरियस का काम था कि वो स्टेट चीफ मिनिस्टर बनाते थे, जिसको भारत में भी आज छत्रप कहते हैं। वो छत्रप शब्द वहां से चल रहा है। तो इन छत्रपों से काफी लोगों ने कुछ सीखा और कुछ चीजें भारत ने सीखी जो बड़ी काम आई। जैसे सिक्कों पर मोहर मारने का काम भी शुरू किया वहां से देख करके। एक भाषा वहां से भारत में आई जिसे हम कहते हैं खरोष्ठी। अच्छा। जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, जैसे पुरानी अरेमिक भाषा एक बेबीलोनियन टाइम बाइबल के समय की है, पुरानी बाइबल उसमें लिखी गई थी। उस भाषा का एक अंग था खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि के ग्रंथ भी मिले हैं बहुत बाद में। तीसरा, डेरियस को बड़ा शौक था कि अपने बारे में विस्तार से पत्थरों पर शिलालेख खुदवाए। अच्छा। अशोक ने वही काम किया और लोगों का, इतिहासकारों का मानना है कि उसकी प्रेरणा अशोक को डेरियस से ही मिली थी। चौथा, जिसे हम गांधार आर्ट कहते हैं, उसमें कुछ तो यहाँ का था। फिर उसी रास्ते अलेक्जेंडर भारत आते हैं, क्योंकि डेरियस के बाद उनके पुत्र लड़ाई करने जाते हैं ग्रीस पर। उसका बदला लेने अलेक्जेंडर खड़ा होता है। लास्ट में पर्शिया को हरा देते हैं, पर्शिया को हराकर भारत आते हैं। तो ये एक पूरी शुरुआत है आधुनिकता, यूरोप और भारत के संबंध और ये सब जुड़ने के। लेकिन अपने आप में वो सभ्यता बहुत गौरवशाली थी और बहुत संपन्न थी। लेकिन जो होता है कि जब आपकी संपन्नता बढ़ जाती है तो फिर आपको लगता है कि सारी दुनिया पर साम्राज्य कायम करूं। ये हर किसी के साथ होता है। और वो आप अपने आप को इतनी दूर फैला देते हैं कि फिर आप गिर जाते हैं। हर सभ्यता, हर बड़े साम्राज्य के साथ यही हुआ और लगभग वही इनके साथ हुआ। लेकिन उसके बाद इनका एक साम्राज्य रहा। उसके बाद भी अलेक्जेंडर के जाने के बाद पार्थियन आए, फिर सासानी आए। तब तक ये फारसी या पर्शियन सिविलाइजेशन चल रही थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वो सिविलाइजेशन ख़त्म हुई और सारे लोगों ने इस्लाम का धर्म कबूल किया। और तब से ये इस्लामिक गणराज्य बन के पिछले 1400 साल से, मेरे ख्याल से 650 के आसपास इस्लाम वहाँ पहुँचा है। और तब से आज तक
वो एक इस्लामिक सोसाइटी के रूप में है और देश के रूप में भी है। जी। तो फिर 1979 में क्रांति हुई। आप इस क्रांति के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? ईरान में क्रांति उसके पहले भी थोड़े दिन हुई थी। हाँ। 1941 में वहाँ पर एक नए आदमी राजा बने, उनका नाम था रजा पहलवी। उनके पिताजी भी वहाँ पर शाह थे, उन्हें शाह कहा जाता था। 41 से लेकर के 1979 तक वो वहाँ के शाह थे। आप कह रहे हैं क्रांति क्यों हुई, तो क्या आपको लगता है क्रांति हम और आप कॉफी पी रहे हैं और क्रांति हो जाए? स्टॉर्म इन अ टी कप हो सकता है, लेकिन आम जनता की क्रांति होने के पीछे बड़े सारे कारण होने चाहिए। कारण नंबर 1 जो मैं समझता हूँ, एक समय ईरान ने सोचा कि हम एक लोकतांत्रिक देश बने तो अच्छा होगा। उस समय उनके यहाँ एक नेता आए, उनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक फ्रांस में पढ़े थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, फ्रेंच और पर्शियन दोनों एक तरह से बोलते थे। कौन से ईयर में? 1952 में। 52 में। मोहम्मद मोसादेक 6.25 फीट से ज़्यादा लंबे आदमी थे और बहुत प्रभावशाली थे देखने में, और उतने ही विद्वान भी थे। इस्लाम को फॉलो करते थे। ईरान में तब तक हर आदमी लगभग इस्लाम को फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब इस्लामिक सभ्यता वहाँ पर आई है तो उसके आने के पहले वहाँ पर भी और भी धर्म हुआ करते थे, जिन्हें हम पारसी कहते हैं, ज़ोरास्ट्रियंस, बहाई कहते हैं, ईसाई भी वहाँ रहते थे, तो और यहूदी भी रहते थे, जूस, ये सारे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम होती गई, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो गए थे, ये बहुत दिनों तक थे। और ये मैं कह सकता हूँ कि 1979 तक वहाँ पर दिखने तक के थे, इतनी ज्यादा मात्रा में थे। भारत के बहुत सारे सिख भी थे, वहाँ पर व्यापार करते थे 1979 तक। 1-2 परिवार को तो मैं मिल चुका हूँ सौभाग्यवश, जो वहाँ से भारत आए। तो ये सब लोग वहाँ थे। मोहम्मद मोसादेक भी मुस्लिम थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। मोहम्मद मोसाद ने देखा कि मेरे देश को कैसे चूसा जा रहा है। अच्छा, चूसा कैसे जाता है? आपके घर में सबसे कीमती चीज क्या है? जो आदमी आपका दोहन करना चाहता है वो चीज आपसे रख लेता है। अगर आपकी सबसे कीमती चीज आपका घर है या जमीन है या जेवर है, तो जो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा सबसे पहले वो आपसे कब्जा करेगा, ताकि आपके पास कोई धन धान्य संपत्ति न बचे और अब आप उसके दरवाजे पर जी हजूरी करें या बेरोजगार या बेगारी करें या उससे उधार लें, तीनों में ही उसका फायदा है। तो यही ये लोग कर रहे थे। ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी BP और बाकी कंपनी, ब्रिटिश खास करके, ईरान में बहुत सारे तेल के कुएं हैं, हम सब जानते हैं। सारे तेल के कुएं ईरान में होते थे, उनको तेल निकालती थी ब्रिटिश कंपनी और बेचती थी अपने हिसाब से वापस ईरान को भी। ईरान को उसमें कुछ नहीं मिलता था। तो मोसादेक साहब ने सोचा कि ये मेरे देश का तेल है, मेरे देश की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए। ये किसी निजी कंपनी, वही विदेशी निजी कंपनी के हाथ में कैसे? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ थी, लगभग वैसे ही उन्होंने तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और कहा कि आज के बाद सारा तेल ईरान की सरकार के हाथ में होगा। किसने किया ये? मोहम्मद मोसादेक ने 1953 में। अच्छा। जैसे ही किया, ब्रिटिश कंपनी और अंग्रेज जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल जाके फर्शी सलाम किया अमेरिका के सामने और कहा कि हुजूर बचा लीजिए, ये तो हमें लूट लेगा, हम तो इसको लूटने पैदा हुए, ये हमारा लूट बंद कर रहा है। CIA ने मिलकर वहाँ पर एक सैन्य क्रांति कराई, जो सब जानते हैं बहुत बड़ी फर्जी क्रांति थी। और शायद मैंने अपने बात में आपसे कहा था कि इसमें BBC की पर्शियन सर्विस भी संलिप्त थी, यानी इन्वॉल्व थी इस क्रांति को बढ़ाने के लिए। जब ये कू होनी थी तो BBC की पर्शियन सर्विस ने एक ऐसा संकेत दिया था जिससे कि कू करने वालों को मिल गया कि अमेरिका ने हमको कह दिया है कि आज शाम को ये हो जाना चाहिए, और सेना ने विद्रोह कर दिया। मोहम्मद मोसादेक उसके बाद लगभग घर में निर्वासित जिए, 30 साल उसके बाद बचे रहे। लेकिन थोड़ा सा मैं रुकूंगा, BBC का रोल को थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में कि क्या रोल था? देखिए, आज BBC की वो हालत नहीं है जो एक ज़माने में हुई, जो मैंने अपने बचपन में देखी है कि सुबह अगर 5:30 बजे BBC हिंदी की सर्विस आनी है तो मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं, ग्रैंडफादर के लेवल के लोग हैं, दादा या नाना है, वो उसको सुनते थे कि सबसे सही खबर यही देगा और सबसे ज्यादा निष्पक्ष यही है। ये छवि उसकी सब जगह थी और ये छवि उसकी ईरान में भी थी। तो उसको ये कहा गया अगर BBC ये बोल देगा कि ये होना चाहिए तो हम मान लेंगे कि आपकी तरफ से संकेत आ गया, क्योंकि तब तो मोबाइल फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं थी, आपको संदेश कैसे आए? घर घर जिनको आपको पहुंचाना है उनके पास पहुंचना मुश्किल है। तो इसलिए BBC से का ये काम किया गया। ये 53 की बात मैं कर रहा हूँ आज की। तो BBC को ये मैसेज अमेरिका ने दिया? जी हाँ, क्योंकि वो उनके साथ काम कर रहा था ना, उनकी गुप्तचर एजेंसी जो ब्रिटिश है MI5 और CIA उनके साथ में वो काम कर रहा था, क्योंकि अंततोगत्वा उसको अपने ही
शासकों को खुश रखना है। उसको जो जिसे हम कहते हैं ना पत्रकारिता के मूल्य, समाजवादी समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये दूसरे देशों के लिए है, अपने देश के लिए नहीं होती है ये। और जो इसको नहीं समझता है उसको मैं कहूँगा नादान है। तो ये सारी जो बातें होती हैं दूसरे को समझाने के लिए होती हैं, कमजोर लोगों के लिए होती हैं, कमजोर के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती हैं। तो मोहम्मद मसआदे को हटाने के बाद शाह ईरान फिर वापस आ गए पहलवी, और उन्होंने संसद भंग कर दी, जिसको मजलिस कहा जाता है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र के नाम पर इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लीबिया में और आज ईरान में आक्रमण करने वाले अमेरिका ने वो काम किया था। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये इतिहास जो है। और उसके बाद शाह रजा पहलवी 1979 तक रहे। आने के बाद पहलवी साहब ने तरह तरह की चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को फ्रांस बना दूंगा। तो फ्रांस बना दूंगा जी। तेहरान को उस समय पूर्व का पेरिस कहा जाता था। वहाँ पर समुद्र नहीं है, पानी के किनारे बिकनी पहने लड़कियां लगभग उसी तरह घूमती थी जैसे उस समय पेरिस में घूमती थी। खाने पीने के तरीके, लोगों के बात करने के तरीके और फ्रेंच भाषा बोलने सीखने के तरीके जितने उपलब्ध थे पूरे विश्व में फ्रांस के बाहर और कहीं नहीं थे। तो वो चाहते थे कि हम फ्रांस की तरह ही बनेंगे, बड़ा मुक्त। लेकिन एक इसमें मैं अंतर रखना चाहता हूँ अमित जी, एक होता है मुक्त, एक होता है उन्मुक्त। उन्मुक्त समाज बनने में आपका पराभव निश्चित है। मुक्त समाज बनना आपकी अभिलाषा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन वो मुक्ति इन झूठे आवरणों से भी होनी चाहिए कि हम जब अपने आप को बता रहे हैं कि हम आज़ादी ले रहे हैं तो किन चीज़ों से आज़ादी ले रहे हैं और कौन सी आज़ादी ले रहे हैं। आज़ादी लेनी चाहिए। तो ये एकदम दुनिया अलग हो गई थी। 1973 के आसपास पूरे विश्व में बहुत खतरनाक तेल का संकट आया। उस चक्कर से ईरान ने बहुत पैसे कमाए। अच्छा। और बहुत लोगों का मानना है कि अमेरिका ने कहा था कि इस मौके पर तुम हमारे साथ अभी भी कम दर पे सामान बेचो, कम दाम पर बेचो, लेकिन शायद शाह साहब को लगा कि नहीं, अच्छा मौका है, पैसे कमा लूं। क्योंकि उन्हें शहंशाही में रहने का शौक था, जनता से उन्हें मतलब नहीं था, अपने शौक पूरे करने थे और अपने अय्याशी का जीवन जीना था। वो माने नहीं। 1973 के पहले 2-3 घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। 1963 के आसपास शाह साहब को लगा कि मेरा सबसे बड़ा विरोधी कौन है। तो उन्हें यह दिख गया था कि यहाँ पर लोगों में इस्लाम के प्रति बहुत श्रद्धा है, शिया इस्लाम के प्रति, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोग शिया इस्लाम के हैं। तो उन्होंने 1963 में एक काम शुरू किया जिसका नाम दिया व्हाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा। भारत में तो व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध को लेके अमूल है, वर्गीस कुरियन है, लेकिन वहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन वो नहीं थी। अच्छा। उसका ये मतलब था कि जो सफेद पगड़ी ऊपर बांधते हैं उन्हें कोई भी अधिकार नहीं देना है, और जितने इस्लामिक धर्मगुरु थे उनकी संपत्ति जब्त करना, उनको जगह खाली कराना और उनको जेल में डालने जैसी हरकतें वो कर रहे थे। इससे जनता में बहुत रोष था। इसके अलावा आम जनता को तेल इतना बिक रहा है, पैसा इतना आ रहा है, आम जनता को उसका कोई फायदा नहीं था, जबकि ये तो कुछ लोगों को मिल रहा था, शाह को, उसके परिवार को, जो उनके साथ उनके लगे हुए थे। अभी तक तो ठीक चला कहानी। अब आते हैं जनवरी 1978 में। तो जब आप निशंस शासक हो जाते हैं ना, तो आपका अहंकार आपके पतन का कारण बनता है, सबका बनता है। सरकारी अखबार चलता था ईरान की सरकार का, शाह का, उसमें एक लेख लिखा गया। अच्छा हाँ, एक मिनट रुको। 63 में इतना झगड़ा बढ़ा कि आयतुल्लाह खुमैनी, जिनको हमने बाद में नाम आएगा कई बार, उनसे इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया शाह का कि उनको कहा गया या तो तुम देश छोड़ दो या तुमको हम जेल में डाल देंगे। तो वो इराक चले गए 1964 में। अच्छा। और फिर वहां से पेरिस चले गए, कुछ दिन बाद वहां भी रहे। तो 64 में आयतुल्लाह खुमैनी को देश छोड़ना पड़ा, और उनके जितने साथी थे उनको, काफी लोगों को बहुत जिल्लत झेलनी पड़ी, जेल झेलना पड़ा। 78 में एक लेख छपा अखबार में कि आयतुल्लाह खुमैनी जो है कितना गलत आदमी है और ये है वो है। ईरान में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर शिया इस्लाम की पढ़ाई के गढ़ है, जैसे भारत में देवबंद है या अलीगढ़ है, उस तरह से वहां पर कुछ शहर हैं जहां पर शिया इस्लाम की शिक्षा की बड़ी मजबूत परंपरा रही और लोग वहां पढ़ने अभी भी जाते हैं। एक है नजफ। उन शहरों में इसका विरोध शुरू हुआ, तो इनको लगा रही है क्या कर रहे हैं, पुलिस को, आर्मी को भेजा, 10-25 लोगों को गोली मार दो। अब क्या हुआ कि इस्लाम में एक व्यवस्था है कि जब घर में कोई आदमी नहीं रहता है तो चालीसा मनाया जाता है। 40 दिन तक का शोक मनाते हैं, और 40 के दिन जैसे हमारे यहाँ होता है, लोगों को बुला करके उनकी चली गई आत्मा की सदगति के लिए एक समारोह करते हैं। तो अब क्या हुआ कि 40 दिन का शोक मना,
40 दिन खत्म, फिर लोग आए हड़ताल करने, फिर इन्होंने मारा, फिर 40 दिन का शौक, तो वो साइकिल चलते रही पूरे साल भर। एक बार गलती से इन्होंने किसी छोटी बच्ची को गोली मार दी और चिंगारी वहां से भड़क गई। एक जमाने में ईरान में बहुत सारे मार्क्सिस्ट लोग भी होते थे जो शाह को पसंद नहीं करते थे। जितने बुद्धिजीवी वहाँ के थे वो शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये देश को लूट रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन सब ने उसका विरोध करना शुरू किया और जितने ये इस्लामिक स्कॉलर थे और जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सब बाहर निकल के आए। बात इतनी बढ़ गई कि फिर जनवरी 1979 में शाह साहब ने कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आता हूँ, मैं अभी आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा कह के वहाँ से इजिप्ट चले गए। अच्छा, अब तक जो आपने सुना यह कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, क्योंकि असली सवाल 1979 की क्रांति नहीं है। असली सवाल है, क्या क्रांति जनता ने जीती थी या सत्ता ने? जब शाह गए तो क्या सच में लोकतंत्र आया या सिर्फ शासक बदल गया? और यहीं से शुरू होती है एक और ताकत की कहानी जिसका नाम है IRGC। अगर आप समझना चाहते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका से क्यों नहीं डरता, तो आपको समझना होगा कि असली ताकत संसद में नहीं कहीं और है। अगले 10 मिनट में हम बताएंगे कैसे एक मिलिट्री फोर्स ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर छा गई, और यह भी क्या खामेनेई के बाद वही ताकत सत्ता संभाल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने ईरान के भीतर डर और असंतोष दोनों को जन्म दिया। 2009 ग्रीन मूवमेंट, लाखों लोग सड़कों पर, और सत्ता का जवाब क्या था? फरवरी में आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से लौटे और ये पूरी दुनिया ने देखा और लिखा, और सौभाग्य से मैं उस समय पेपर पढ़ने की हालत में आ चुका था। तो भारत के हिंदी के हर अखबार में मुख्य पृष्ठ पर एक बहुत बड़ी तस्वीर के साथ मोटे अक्षरों में छपा था, ईरान में इस्लामिक क्रांति। और फरवरी में यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद इस देश का संविधान बदला गया, फिर आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ के सुप्रीम लीडर बनाए गए। तो ये पृष्ठभूमि है कि लोग भी परेशान थे, इस्लामिक जो स्कॉलर थे वो भी परेशान थे, और आम मार्क्सिस्ट लोग कहिए और बाकी जो नेशनलिस्ट लोग कहिए वो सारे उनसे परेशान थे। तो क्रांति तो होनी ही थी। तो इस जो ईरान के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य थे, उसका जब वो गणतंत्र अनाउंस किया, अपने को रिपब्लिक बनाया कंट्री 1979 में, तो क्या इम्पैक्ट रहा उसका? शुरू में नहीं रहा। अच्छा, क्रांति के साथ एक बड़ी अच्छी बात है, और ये हर क्रांति के साथ है, A revolution devours its own children, and I'm saying divorce मतलब DEVOURS। क्रांति अपने ही बच्चों को सबसे पहले खाती है, और ये हर क्रांति के साथ है, चाहे वो सोवियत रूस की हो, चाहे वो चीन की हो, चाहे भारत में ढकोसले वाली क्रांति की बात करने वाले लोग रहे हों, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहले अपने आपस के लोगों को ही निपटाना शुरू करते हैं। क्रांति में साथ देने में जो बच्चे थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे, लड़कियां थी, जो मार्क्सिस्ट थे, सबसे पहले आयतुल्लाह खुमैनी ने इनको ठिकाने लगाया कि इस्लामिक कानून और सभ्यता में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से सारे की सारी सत्ता एक बार वापस एक आदमी के हाथ में चली गई, जो आयतुल्लाह खुमैनी और उनका समूह था। आपने पूछा कि ये कैसे हुआ? ये एक बार में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे समय लेता है ना, बातें आपस में आने के लिए। तो आज भी ये माना जाता है कि फारसी संस्कृति इस्लामिक गणराज्य के अंदर आज भी फल फूल रही है। आपको लगेगा ये तो, जब इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक व्यवस्था है, तो उसमें फारसी संस्कृति का क्या काम है? आपने एक त्योहार का नाम सुना होगा, भारत में पारसी मनाते हैं, नवरोज। अभी 21 तारीख को आएगा, मार्च में 20-21। जब भी ये शरद का, जिस दिन भी सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होगा, उस दिन वो संक्रांति पड़ती है, और उस दिन ये मनाया जाता है नवरोज। नवरोज भारत का त्योहार नहीं है, ईरान का त्योहार है, और पर्शियन सिविलाइजेशन कल्चर का त्योहार है। अच्छा, आयतुल्लाह खुमैनी ने उस पर बैन लगाया था कि नवरोज कोई नहीं मनाएगा, ये एंटी इस्लामिक है। कोई माना नहीं, आज भी लोग मनाते हैं। और सबसे मजे की बात है कि नवरोज में एक थाली सजाई जाती है जिसमें 7 तरह की चीजें रखी जाती हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, उन 7 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए वो 7 तरह की चीजें रखी जाती हैं। और ये भारत में भी रखते हैं लोग, और वहां भी रखते हैं, और वही नाम
एक सब्जी बनाएंगे, उसका सब्ज, चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे फारसी के शब्द हैं, वो सेब रखा जाएगा जिसे हम एप्पल कहते हैं, इस तरह सीरा, तो ये सारी चीजें उसमें रखी जाती है। सबकी शुरुआत स से होती है। नवरोज किसी ने नहीं छोड़ा, आज भी सब लोग मनाते हैं। जो बिल्कुल कट्टरता को रखना चाहते हैं उनकी बात छोड़ दी है, सामान्य ईरानी नागरिक आज भी नवरोज उतने ही मन से मनाता है जितने मन से मनाता था। दूसरी जो फारसी संस्कृति की सबसे बड़ी बात है, अब मैं आपको 4 नाम दूं या 2-3 नाम दूं तो आप सुन के आश्चर्य करेंगे। आपने रूमी का नाम सुना होगा, जलालुद्दीन रूमी, बहुत बड़े शायर हैं, लोग उनकी फारसी की कविताएं पढ़ते हैं। हाफिज का आपने नाम सुना होगा, आपने उमर खयाम का नाम सुना होगा। ये सारे लोग बहुत बड़े पोएट हैं पर्शियन के, और इनकी पोएट्री पूरी दुनिया में फैली हुई है। और इस पोएट्री को भी अगर देखा जाए तो जगह नहीं है इस्लामिक गणराज्य में, लेकिन लोग उसको आज भी गाते, समझते, सुनते और सुनाते हैं। और इसके साथ संगीत जो बहुत ज़रूरी था, वो आज भी वहाँ संगीत जिंदा है, संगीत नहीं ख़त्म हुआ है। तो अभी भी लोग कहते हैं कि इस्लाम ने हमको एक राज्य दिया है, लेकिन फारसी ने हमको एक संस्कृति दी है। तो हम पॉलिटिकली एक इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन कल्चरली हम एक पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो वो अभी भी है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाया, और उसे करना बहुत मुश्किल भी है। तो फिर अली खamenei का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ ईरान के राजनीति में? अली खamenei का जो परिवार है वो मूलतः ईरानी नहीं है। अच्छा। वो खामेनी एक जगह उज़्बेकिस्तान में, हाँ, बगल के एक देश में, हाँ, उस गांव के रहने वाले लोग हैं जो शायद ईरान आ गए थे। अब आप नक्शा देखना शुरू कीजिए तो ईरान जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान से, ईरान जुड़ा हुआ है तुर्की से, और जिसे हम कहते हैं ना सेंट्रल एशिया या मध्य, उसमें सारे देशों से लगभग ईरान जुड़ा हुआ है। क्योंकि ईरान छोटा देश नहीं है, उसका नक्शा आप देखें तो अच्छा खासा बड़ा है, पाकिस्तान से छोटा नहीं है। तो बहुत सारे आने जाने के रास्ते उससे निकलते थे शुरू से आज तक, तरह तरह के लोग वहाँ आते थे। तो खामनेई साहब एक, उनके पिताजी भी धर्म प्रचारक, धर्मगुरु थे, लेकिन आयतुल्ला नहीं थे। उनके यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1939 में, 1939 में। तो फिर जैसा होता है, स्कूल में गए पढ़ने के लिए अपने शहर में, फिर वहाँ से इनको जब आगे पढ़ना था तो उस समय भी सबसे अच्छी पढ़ाई इस्लामिक पढ़ाई मानी जाती थी। तो जैसे अब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो पढ़ने के लिए गए ये, अच्छा, अपने शहर से। वहाँ पर इनको पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम था आयतुल्ला खुमैनी। अच्छा। तो आयतुल्ला खुमैनी इनके गुरु थे जो इनको पढ़ा रहे थे। ये 1958 में जब यहाँ पढ़ने गए हैं हायर एजुकेशन के लिए, तब उनको पढ़ाने वाले आयतुल्ला खुमैनी थे। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, आपको लगा होगा कि वहां पर हर आदमी का नाम आयतुल्ला क्यों होता है? जो भी लीडर बनता है वो आयतुल्ला ही होता है। तो आयतुल्ला कोई नाम नहीं है, ये एक डेजिग्नेशन है। अच्छा। कैसा डेजिग्नेशन? जैसे भारत में आप किसी कहें महामहोपाध्याय, महापंडित, आचार्य प्रवर, ये एक शिक्षा की वो डिग्री है जो इस्लामिक स्कॉलर को दी जाती है, जिसने उस स्तर तक इस्लामिक ज्यूरिस्ट यानी कि लीगल प्रोसेस को, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, थियोलॉजी, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझा, पढ़ा, देखा, परखा है, उसको ये पदवी दी जाती है। इसलिए जब ये वहाँ से निकले 58 में पढ़ने के बाद, तो 63 में तो छोड़ना पड़ गया इनको। 63 में ये शुरू हुआ तो वो भी जेल गए। फिर आयतुल्ला खुमैनी चले गए तो वो कई बार जेल गए, कई बार जेल से बाहर। खामनेई, क्योंकि खुमैनी साहब तो चले गए थे, लेकिन इनके समर्थन में अली खामनेई विरोध में लगे हुए थे। शाह की सेना पकड़ती थी, जेल भेजती थी। शाह की एक गुप्तचर संस्था थी जिसका नाम था सवाक। अच्छा। वो बहुत निर्दयी लोग थे, उन्होंने बहुत लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। ये बात नहीं है कि अभी अत्याचार बंद हुआ है, खाली नाम बदल गया है। तो उनको भी पकड़ के जेल ले गई, कई बार वो जेल गए, आए गए, चलते रहा। जब लौट कर आयतुल्ला खुमैनी आते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि अपनी एक परिषद बनाते हैं, लोगों को रखते हैं। अली खामनेई साहब को कहते हैं कि तुम ईरान की जो मस्जिद है सबसे बड़ी, उसमें जुम्मा के इमाम तुम हो। तो जुम्मा के दिन जो खुतबा दिया जाएगा, यानी लोगों को एड्रेस दिया जाएगा नमाज के समय, उसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, वो तुम दोगे। ये कौन, किसने कहा? आयतुल्ला खुमैनी कि तुम जानकार आदमी हो, तुम ही ये काम करो। तो इससे अली खामनेई साहब की बड़ी भारी एक इमेज बन गई ईरान में कि ईरान की सबसे बड़ी मस्जिद में खड़े होकर बोलने वाला आदमी फ्राइडे को, शुक्रवार को, बहुत इज्जतदार जगह है वो। शंकराचार्य मानिए उसको भारत में, और यहाँ तो 4 है, वहाँ तो एक ही है। तो उसके बाद वहाँ से निकले तो फिर इनको कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री बनाया गया। 1981 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, अली खामनेई को। जी, रक्षा मंत्री बनाने के बाद तो 81 में जब ये आयतुल्ला का निधन होता है, या आयतुल्ला हटते हैं, तब अली खामनेई को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है।
ओके। तो ये उनकी जीवन की शुरुआती कहानी है। तो 1989 में वो सर्वोच्च नेता का पद हासिल करते हैं। हाँ, ये आपको इसीलिए मैंने वहाँ रुका एक मिनट कि आयतुल्ला के जाने के बाद ही किसी दूसरे को सर्वोच्च नेता बताएगा। जब तक वो जीवित हैं तब तक वही सर्वोच्च नेता रहेंगे। उनको रहबर कहा जाता है। अच्छा। और ये आयतुल्ला खुमैनी ने एक परिवर्तन किया था अपने देश के कानून में कि संसद हो, सेना हो, न्यायपालिका हो और भी कुछ हो, वो सर्वोच्च नेता के नीचे रहेगी, ऊपर नहीं। संविधान भी सर्वोच्च नेता पर लागू नहीं होता है, वो अपने हिसाब से उसको बदल सकता है। अच्छा। तो वो बन जाने का मतलब है कि एक तरह से आप उस पूरे देश के एक छत्र अधिपति हैं, आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो एक तरह से शाह वाली बात ही है, लेकिन एक दूसरे नाम से है। उसमें व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था देखिए वही चल रही है, लेकिन उनको लगा कि ये तरीका सही है, तो उसके बाद से ये सबसे बड़े लीडर बने हुए हैं। लेकिन जब ये लीडर बन रहे थे तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। जब इनको सर्वोच्च नेता बताया गया, रहबर, कहा गया कि ये तो आयतुल्ला है ही नहीं, इनके पास उसकी डिग्री नहीं है जो होनी चाहिए, जो कि बात सही है, इनके पास नहीं थी। तो संविधान में परिवर्तन किया गया कि नहीं, उसके बगैर भी कोई बन सकता है क्या। फिर धीरे से इनको आयतुल्ला घोषित कर दिया गया, नहीं इनके पास है। तो ये आज तक विवाद में रहा है कि अली खामेनी सच में मुझ के आयतुल्ला नहीं है। लेकिन चूंकि उनको जगह मिलनी थी, खुमैनी के उत्तराधिकारी माने जाते थे, तो उनको मिली और उसके बाद वो बैठे। तो ईरान में राष्ट्रपति कोई भी बने, सेना अध्यक्ष कोई भी बने, चीफ जस्टिस कोई बने, वो रहेगा चीफ लीडर के नीचे, सुप्रीम लीडर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, रहबर, उसके नीचे रहेगा। तो अली खामेनी की जगह में जो दूसरा सुप्रीम लीडर आएगा वो भी उतना ही ऊपर होगा जितना ये खुद थे। अली खामेनी थे। तो फिर ये अपना सत्ता का विस्तार कैसे किए? सत्ता का तो काफी हद तक विस्तार कर चुके थे। आयतुल्ला खुमैनी ने एक व्यवस्था ऐसी बना दी थी। अब सवाल आता है कि आपको कोई सत्ता चलाने के लिए कुछ तो संगठन चाहिए ना, कुछ तो ऐसी इकाइयां चाहिए जो आपके साथ काम करें। अब आप फर्ज कीजिए अमित जी, 1979 में अचानक शाह की सेना में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और शाह छोड़ के भाग गए। अब ये बताइए उसमें से कितने सैनिक ऐसे होंगे जो सोचते होंगे नहीं शाह तो अच्छा था, आयतुल्ला खुमैनी तो ठीक नहीं है, तो हमको शराब पीने से भी रोक रहा है, कपड़े पहनने में भी रोक लगा रहा है, लड़कियों पे भी पाबंदी लगा रहा है। तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो उस पर भरोसा नहीं करते होंगे, और ऐसे आयतुल्ला खुमैनी के भी सपोर्टर होंगे जो सेना पे भरोसा नहीं करते होंगे। तो उन्होंने कहा अरे इनके चक्कर में कौन पड़े। तो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स का जो एक IRGC जो बनाया गया, IRGC मतलब इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स कॉर्प्स, वो सेना के विरोध में एक दूसरी सेना खड़ी करने का तरीका था कि कमिटेड आयतुल्ला के लोगों को एक सेना बनाई जाए। अच्छा। और आज उस देश की सबसे मजबूत सेना वही है, और जो कुछ भी करती वही करती है ना, IRGC ही करती है। जी हाँ, ईरान में सेना है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार की गई है, लेकिन सारा का सारा पैसा और जितनी सुविधाएं और जो कुछ भी तैयारी है IRGC ही करती है। और IRGC अकेले नहीं है, इसके अंदर में और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक वहां पर विंग है जो केवल एक काम देखता है कि कैसे इजराइल में हिजबुल्लाह और हमास को हम खड़ा करें, कैसे हम यमन में हूथी रिबल्स को खड़ा करें, कैसे इराक में जो शिया मिलिटेंट्स हैं उनको खड़ा करें। तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री वाला काम वो देखते हैं कि बाहर की लड़ाई हम कैसे कराएं। एक है जो मुखबिर का काम करती है, जैसा मैंने कहा पहले सवाक था, इनका भी अपना एक संगठन है जो हर इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी कि आंतरिक संघर्ष को, आंतरिक आंदोलन को कुचलने के लिए उतना ही निर्दयी है जितना कोई भी और हो सकता है। तो IRGC तो एक पार्ट है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं 12 लोगों की एक काउंसिल है। अच्छा, है ना। वो 12 लोगों की काउंसिल में 6 आदमी होते हैं जो इस्लामिक जूरिस्ट होते हैं, 6 आदमी होते हैं जो इस्लाम के धर्म के बारे में जानने वाले होते हैं, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम लीडर। अच्छा। उसमें नाम कौन देता है? सुप्रीम लीडर। निकालता कौन है? सुप्रीम लीडर। तो जितने भी संस्था हैं और जो भी हैं वो सब सुप्रीम लीडर के नीचे काम करती है, लेकिन इनके अंदर सबकी ट्रेनिंग इतनी अभी तक के हिसाब से रखी गई है कि ये समर्पित है आयतुल्ला के लिए और उसके हर आदेश का पालन करने के लिए लगे रहते हैं। फिर 1990 में कुछ खाड़ी युद्ध चल रहा था जी, उसमें इनका क्या योगदान था? 89 में जब ये बन गए थे आयतुल्ला सुप्रीम लीडर, तो ईरान इराक का युद्ध हुआ था, उसमें इनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है कि उस युद्ध में अमेरिका ने इराक का साथ दिया था, ईरान को थोड़ा बहुत रूस से सहयोग मिल रहा था, लेकिन उस युद्ध में ऐसा लगा था कि ईरान खत्म हो जाएगा क्योंकि जिस तरह के हथियार इराक के पास थे। लेकिन फिर भी अली खामेनी साहब ने बहुत उसको कुशलतापूर्वक चलाया और युद्ध खत्म होने के बाद देश को दोबारा खड़ा करने में उन्होंने बड़ी भूमिका थी, और लगभग शायद यही कारण है कि देश में उनकी इतनी इज्जत है और लोग उनको इतना मानते हैं।
इज्जत पे तो हम लोग बात करेंगे कि उनको कितनी इज्जत थी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि उनके, अच्छा उस पर हम लोग बात करेंगे, उससे पहले 2009 अब तक हमने इतिहास देखा, सत्ता देखी, विरोध देखा और युद्ध की आहट भी। लेकिन अब असली सवाल आता है, अगर आज खामेनेई नहीं रहे तो कल ईरान किसके हाथ में होगा? क्या जनता के पास जाएगी या IRGC के पास, या फिर एक और कठोर धार्मिक नेतृत्व उभरेगा? और अगर IRGC सीधे सत्ता में आया तो क्या ईरान और आक्रामक हो जाएगा? क्या परमाणु कार्यक्रम और तेज होगा? क्या इजराइल और अमेरिका के साथ टकराव खुला युद्ध बन सकता है? लेकिन दूसरी संभावना भी है, नई पीढ़ी जो इंटरनेट से जुड़ी है, जो वैश्विक संस्कृति देख रही है, जो प्रतिबंधों से थक चुकी है, क्या वही बदलाव ला सकती है? इतिहास गवाह है, सभ्यताएं बाहर से कम अंदर से ज़्यादा टूटती है। तो क्या ईरान की असली लड़ाई इजराइल या अमेरिका से है, या अपने ही समाज के भीतर से? अगले कुछ मिनटों में हम 3 संभावित भविष्य रखेंगे और आप खुद तय करेंगे कि ईरान का राइज जारी रहेगा या फॉल तय है। लेकिन उससे पहले आप खुद से पूछिए, अगर आप आज तेहरान में 25 साल के युवा होते तो किस पक्ष में खड़े होते? चलिए देखते हैं ईरान का भविष्य 3 रास्तों में कैसे बढ़ता है। कि ग्रीन मूवमेंट क्या कंट्रीब्यूशन था उनका? इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ये तो वही कर रहे थे जो करना चाहिए। अली खामेनेई साहब तो वही कर रहे थे जो करना चाहिए। 2005 में एक वहाँ पर लीडर बने थे राष्ट्रपति, जिनका नाम था अहमदीनेजाद। अहमदीनेजाद 2009 में चुनाव लड़ रहे थे और ये निश्चित था कि अहमदीनेजाद चुनाव हार जाएंगे। मेरे अगर नाम ठीक याद आ रहा तो एक नसवी साहब थे दूसरे जो इनके विरोध में खड़े हुए थे, और ये माना जा रहा था कि नसवी साहब स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, इनके इलेक्शन हारने का कोई चांस नहीं है। सारे जो विरोधी थे आयतुल्ला सरकार के, आयतुल्ला के रूल के, वो सब उनके साथ थे और उनकी रैलियों में बढ़ चढ़ के लोग अपने से आते थे, बुलाए नहीं जाते थे। और उन लोगों ने बड़ा एक दिमाग लगाया था, वो सारे रैलियों में हरे कपड़े पहन के आते थे, हरे बैनर लगाते थे, सब कुछ हरा हरा, इसलिए कि हरे रंग को तो नहीं रोकोगे ना, वो तो इस्लाम का रंग है। तो उनके साथी जितने थे वो सब ग्रीन, और अहमदीनेजाद अपना इलेक्शन लड़ रहे थे। ये निश्चित था कि अहमदीनेजाद इलेक्शन हार जाएंगे। वोटिंग शुरू हुई, 2 घंटे के अंदर करीब 5 करोड़ वोट गिन लिए गए और बोला गया कि अहमदीनेजाद जीत गए, नसवी साहब हार गए। वोट चोरी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू हुआ वोट चोरी को लेकर के। बहुत दिनों तक उसका आंदोलन चला। पुलिस जो काम करती है वो उसने किया, जो वहाँ की सीक्रेट सर्विस उसने वही किया जो करती है। अब क्या हुआ, एक बच्ची 14 साल या 15 साल की संगीत सीख रही थी अपने शिक्षक के साथ। शिक्षक वो है जो आपका बाप जैसा हो ना तो ना हो। तो शिक्षक ने पूछा, बेटा यहाँ पर ये हो रहा है आंदोलन में, हम तुमको भी जाना है? तो बोले हम तो आपसे पूछने वाले थे, चलिए। तो गई, लेकिन पुलिस की गोली से मारी गई। उस मर्डर को लोगों में बहुत मामला फैल गया। उसके बाद इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया कि उसके बाद ईरान को उसको कंट्रोल करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन एक बर्बर साम्राज्य जैसे अपने विरोधियों का हश्र करता है, वही उसने किया और उसको दबा दिया 2009-10 में। 2009-10 में। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली बात जो हम कह रहे थे, वो जो आने वाली थी वो आ नहीं पाई। और जो नेता नसवी साहब थे, उनके सपोर्टर थे मेन, आज तक जेल में है, नज़रबंद है घर में। नज़रबंद का मतलब आप भी जानते हैं, आप घर में हैं, आपसे कोई मिलने नहीं आ सकता है। आज भी नज़रबंद है, पब्लिक में आज तक नहीं आए। 2009 से आज गिन लीजिए कितने साल हो गए, 17 साल हो गए। फिर 2022 विमेन लाइफ और इन सब चीज़ों, फ्रीडम, इन सब चीज़ों को लेके कुछ ईरान में हो रहा था। क्या पृष्ठभूमि थी उसकी? आप किसी आदमी को किस तक हद तक दबा सकते हैं? ईरानी सभ्यता तो नहीं कहूँगा, जिसे हम पर्शियन सभ्यता कहते हैं, उसमें औरतों को आदमियों से कम हक कभी नहीं था और सबके सामने आने जाने का उनको पूरी छूट थी। सौभाग्य से मैं कुछ दिन भारत से बाहर रहा हूँ। एक विश्वविद्यालय मेरे साथ कुछ ईरानी लड़कियां पढ़ती थी और पढ़ाती थी, और ज़्यादा मत पूछेगा क्यों मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने उनसे खूबसूरत लड़कियां देखी हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये मैं बहुत देश दुनिया देखने के बाद आपसे कह रहा हूँ। और जो एक ज़हीन तरीका होता है बात करने का, एक उनका बात करने का, पब्लिक में आने का, लोगों से मिलने का, वो हिजाब नहीं पहनती थी, हम लोग की तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि ये कोई बहुत शिष्ट समाज का आदमी आपसे बात कर रहा है, और जैसे वो बात करती थी। तो और ये
उनको घर में ये सीखने मिलता होगा, संस्कार तो आपको घर से ही मिलते हैं ना, तो ये कभी वहाँ था नहीं। आयतुल्लाह खोमेनी के आने के बाद ये बहुत बर्बर हो गया कि घर से बाहर आप निकल नहीं सकती हैं, घर से बाहर निकलने के लिए साथ में एक आदमी चाहिए। ये तो सऊदी अरेबिया का रूल है ना, आपके बाल नहीं दिखने चाहिए, आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ये तो आपके हिसाब से ठीक है तो ठीक है, लेकिन सबके लिए ठीक नहीं हो सकता है। तो वो अंदर में लोगों को गुस्सा था। तो एक लड़की ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए हम हिजाब नहीं पहनेंगे, और सरकार को चैलेंज करने के लिए बाल काट दिए अपने, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए बाल काटना। पकड़ के उसको ले जाया गया कि भाई आप कुछ इस्लामिक वैल्यूज से भटक रही हैं, तो आपको दोबारा पढ़ाया जाए, क्योंकि आप ठीक से शायद आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ाने के ले गए, उसके बाद उनका अस्पताल ले गए, कहा कि हार्ट अटैक से मर गई। लोगों ने बताया कि उसको सिर पे बहुत गहरी चोट देखी गई थी, जिसके बाद वो मरी। तो मतलब जहाँ पर ले गए थे वहाँ पर उसको पीट के मार दिया। तो मामला फैल गया लगभग पूरे देश में, विश्वविद्यालय में, लड़कों में, लड़कियों में, पढ़े लिखे लोगों में, नौजवानों में, सब में बहुत गुस्सा था इसको लेके। और ये गुस्सा केवल ईरान में नहीं था, पूरे विश्व में था। ईरान के जो लोग बाहर रहते हैं सब ने इस बात का बहुत डट के विरोध किया था कि ये बहुत गलत चला है। और आप देखिए, पहली बार जिसे हम कहते हैं ना कि एक रूढ़िवादी समाज में लड़कियों ने बाहर खड़े होकर चुनौती दी आयतुल्लाह और उसके फौजियों को कि गोली ही मार सकते हो ना, और क्या कर सकते हो। उसको संभालने में इन्हें बहुत दिक्कत हुई है, और वो अभी तक विरोध दबा नहीं है, अभी छुपा हुआ भले होगा लेकिन वो चल रहा है। तो पॉइंट ये आता है कि अली खमेनी अभी तक का जितना बात से 2022 तक की घटना से हम लोग को समझ में आ रहा है, एक क्रूर शासक के ही रूप में शासन किए। हाँ, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ जानते नहीं है। उनका कहना है कि जो मेरा तरीका है वही तरीका है, दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मैं मिटा दूंगा। अमेरिका और इजराइल के प्रति ईरान का विदेश नीति क्या रहा है? आप हंसिएगा अगर एक बात कहूँ तो। हाँ, 1953 तक इजराइल और ईरान बहुत प्यारे दोस्त थे। आपको सुन के लग रहा होगा ये बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सीरियसली? हाँ, सच है। 1953 तक इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे जी। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि ग्लोबल फ्रंट पे कभी भी कोई दो दोस्त नहीं होते, लेकिन वो बड़े अच्छे दोस्त थे। 53 में क्या हुआ, अहमदीनेजाद आए, मोहम्मद मसादेक आए, उसके पहले शाह का ही शासन था 41 से लेकर 53 तक। 53 तक वो बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त पूरे एशिया में ईरान था। क्या बात कर रहे हैं आप? शाह रजा पहलवी। कब तक? 1979 तक। तो फिर इजराइल का 53 तक था। हाँ। अमेरिका का 79 तक था। अच्छा, थोड़ा अंतर है दोनों। हाँ, क्योंकि अभी तो आपने बताया कि 49 तक में वो अमेरिका का सपोर्ट किया कि भाई ईरान में जो है, ईरान हमें तंग कर रहे हैं लोग, और पेट्रोल का कुआं वगैरह। 53 में वो कू किया था प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, लेकिन वो चाहता था मेरे काम का आदमी बैठे। तो अच्छा। काम का आदमी शाह रजा पहलवी बैठ गया, तो फिर क्यों उसको तंग करेगा। तंग आदमी उसको करता है जिसको संभाल नहीं पाता है। जिसको संभाल पाता है उसको कोई कभी तंग नहीं करता, वो तो जिंदगी भर राज करता है। तो 53 में दोनों के बीच बड़ी दोस्ती थी, क्योंकि ईरान एक शिया देश है और उसके चारों ओर सुन्नी देश है। शिया देश इसलिए है कि जो मोहम्मद पैगंबर पीस बी अपॉन हिम के जो नवासे थे हुसैन, वो करबला जो है वो उसमें लड़ते हुए मारे गए इराक में। उस समय वो एक ही पार्ट था, इसी देश का अंग था। और जितने लोग हुसैन के अनुयायी बने, जिन्होंने माना कि वो उनकी शहादत गलत थी, वो शिया माने जाते हैं, भारत में भी हैं, और ईरान में अधिकतर लोग शिया हैं। लेकिन इसके अगल बगल के देशों में, जैसे कि सऊदी अरबिया में या टर्की में, सुन्नी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को इन मध्य पूर्व के देशों, खाड़ी के देशों से बचाने के लिए ईरान को ये लगा कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं और इजराइल साथ में रहें, ताकि इन लोगों को हम समझ सकें। लेकिन वो 53 तक ही रहा, उसके बाद वो दोस्ती हट गई। अमेरिका से दोस्ती बहुत दिन चली, 1989 तक चली। हुआ ये कि 73 में ये माना जाता है कि जब तेल के दाम बहुत बढ़े और अमेरिका ने कहा कि शाह से कि हमारे साथ ये दाम मत लगाओ, बाकी दुनिया में लगाओ, तो शाह साहब सुनने को तैयार नहीं होने लगा। अभी तो मौका है, जितना लूट सकते हो लूट लो। अब इससे क्या होगा? अमेरिका चुप बैठेगा, आपसे कहेगा कोई बात नहीं, हम थोड़ा ये गम से जी लेते हैं। नहीं, अमेरिका तो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी ताकत बहुत है। आपको पता है उसी समय CIA ने आयतुल्लाह खोमेनी से बात करना शुरू कर दिया था कि तुम अगर निकलोगे और जाओगे तो क्या हम लोग को सही दाम पे तेल दोगे?
तो जितना आप पीछे की परतें हटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे दुनिया बड़ी गोल है और सब एक दूसरे को गोल बना रहे हैं। 73 में आयतुल्लाह खुमैनी ने CIA को ये गारंटी दी थी कि अगर मैं गया तो आपके सारे हितों की रक्षा करूंगा और आपके साथ सब कुछ रियायत बरतूंगा, जो शाह भी आपको नहीं दे रहा है। और उसके बाद चेन ऑफ इवेंट आप देखते जाएं, एक के बाद एक, उसके बाद हड़ताल और ये और वो शुरू होता है और अंततोगत्वा वहाँ से चले जाता है छोड़ के। 1 साल के अंदर शाह जब यहाँ से गए हैं तो जाके रहने लगे इजिप्ट में। 1 साल में वो दुनिया छोड़ गए। 1980 में उनका निधन हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी ने क्या किया, फ्रांस से आए, यहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद 2 महीने के अंदर अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। और डेथ टू अमेरिका एक चैंट है जो पर्शिया में लगभग फ्राइडे को हर मॉस्क के बाहर लोग अपनी पूजा खत्म होने के बाद वो नारा लगाते हैं। क्या है ये डेथ टू अमेरिका? पर्शियन का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अमेरिका को। और सबसे मजे की बात है कि आयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका का जानते हैं क्या नाम रखा था? शैतान बुजुर्ग। अब बुजुर्ग का मतलब तो जानते हैं, सीनियर, हाईएस्ट शैतान अमेरिका है। हाँ, अली खमनी भी तो बोलते थे वो हाईएस्ट और लोएस्ट शैतान ये लोएस्ट शैतान है और वो हाईएस्ट वो है। तो अब शैतान बुजुर्ग। उसके बाद एक नाटक और हुआ कि वहां पे लड़कों ने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया, जो आपने अभी सुना ना 2 दिन पहले कंसुलेट में अटैक हुआ है पाकिस्तान में। इसकी शुरुआत वहीं से है। अच्छा। ईरान में लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया। 52 अमेरिकन वहां पर थे। उनको 444 दिन तक कैप्टिव बना के रखा, अब बंधक बना के रखा। उस समय जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे अमेरिका के। 444 दिन का मतलब होता लगभग 1.5 साल, 1.25 साल से ऊपर तो हो ही गया। 1 साल 3 महीने प्लस है। अमेरिका ने अपनी फौज से कोशिश की, CIA से कोशिश की, अपना प्लेन भी भेजा, वो एक्सीडेंट हो गया। वो एक बड़ी लंबी कहानी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत बड़ा एक मूर्खतापूर्ण अभियान था अमेरिका का, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और अमेरिका की ताकत का, जिसे कहते हैं ना खिल्ली उड़ाना, अपनी खिल्ली खुद उड़वाई उसके फेल होने से। कार्टर चुनाव हार गए 1980 में। चुनाव हारने के दिन जब आप 31-30 दिसंबर को आप हैंडओवर करते हैं चार्ज, अगले साल से आपका नया राष्ट्रपति आता है, उस दिन ईरान ने कहा कि आज हम सारे लोगों को छोड़ देते हैं। तो 52 लोग को रिहा कर दिया गया एक निगोशिएशन के बाद। अब लड़ाई ये मानिए कि कल तक जो दोस्त था, अरे जनवरी में ना 80 के आसपास ना 79 के आसपास ना गए हैं ये शाह, तब तक तो अमेरिका से दांत काटी दोस्ती थी। 3 महीने में हालत ये हुई कि आपको उसने आपके पूरी एम्बेसी को रख लिया और उसको छुड़ाने में आपके दांत के पसीने आ गए। तो हालत बहुत खराब हुई उसके बाद। और उसके बाद इजराइल के साथ इनके संबंध आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद बहुत खराब हो गए, क्योंकि उसने कहा कि ये यहूदी हैं, इनको रहने का अधिकार ही नहीं दुनिया में। अब ये जो भी उनकी सोच है नहीं है, इस पर हम कुछ उन्होंने कहा यहूदियों को जीने का अधिकार ही नहीं है। इजराइल एज ए कंट्री को जीने का अधिकार नहीं है। एज ए कंट्री, यहूदी की नहीं कहूंगा मैं, इजराइल यहूदी देश होने के चलते इसका कोई हक नहीं है कि दुनिया में रहे। इसे निपटाना हमारे DNA में, ये कहते हैं। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। अमेरिका तो बहुत दूर है, इजराइल तो बगल में है। तो इजराइल को साधने के लिए आपने नाम जो मैंने कहे ना, एक हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हाउतीज, इन सबको सपोर्ट कर रहा है ईरान खुलकर। सबको पैसे से, सामान से, पर्सनल से शुरू से सपोर्ट कर रहा है। और जब इजराइल के अंदर घुस करके हमास ने वो कार्रवाई की थी टूरिस्ट स्पॉट पर, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। उसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन करने वाला आदमी इजराइल का, ईरान की पूरी सैन्य व्यवस्था थी, पूरे सुप्रीम लीडर्स लेके हर आदमी बहुत खुश था कि कितना बड़ा काम हमने कर दिया। तो ये तो उनकी विदेश नीति का एकमात्र अभी उद्देश्य अगर कोई है तो इजराइल की समाप्ति और अमेरिका का पराभव, डेथ टू अमेरिका, एंड इसका तो कंप्लीट एनाहिलेशन। उसी पर ये काम कर रहे हैं। और फिर 2025 में 12 दिन का एक युद्ध था जी। क्या कारण थे उसके? इजराइल के साथ एक समस्या है कि वो इतने सारे देशों के बीच में अकेला पड़ जाता है, जैसे दांत के बीच में जीभ। तो जीभ तो बड़ी कमजोर है, दांत से लड़ नहीं सकती है, लेकिन ऐसा कर सकती है कि कुछ ऐसा बोल दे कोई आपको घुसा मारे, दांत टूट जाए। जीभ का इतना तो हक बनता है ना, दांत को तो कुछ नहीं कर सकती, और खूब करती है ये है। तो वो एक दोहा भी है किसी का कि जिह्वा तो बहुत बावरी, अपने तो भीतर रहती है लेकिन चेहरे की एस्टेसी करवा देती है, खोपड़ी की। मतलब इजराइल वही करता है। उसकी गुप्तचर व्यवस्था मुझे लगता है दुनिया में उससे बेहतर गुप्तचर व्यवस्था किसी की नहीं है। अली खामेनेई जब मारे गए हैं, विश्वास मानिए
वो किस कमरे में है इसकी खबर इजराइल को उस मिनट तक थी जब उसने मिसाइल चलाई है। आपको सैटेलाइट से, आपको बाकी सारी चीज़ों से इंटेलिजेंस इतनी मिल सकती है कि अमुक बिल्डिंग में अमुक 500 मीटर के अंदर वो आदमी हो सकता है। अगर टेलीफोन चला रहा है तो, नहीं चला रहा तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा ना, कैसे पता लगेगा? वो फोन नहीं यूज़ करा। आखिरकार ओसामा बिन लादेन इतने साल कैसे रहा? सद्दाम हुसैन बहुत दिन बचा रहा सुरंग के नीचे, उसको भी किसी ने बताया था, इन्होंने नहीं ढूंढा था, किसी ने उसके बारे में खबर कर दी थी कि यहाँ छुपा हुआ है। वरना वो इतना जमीन के नीचे घुसा था, एक छोटे से पाइप से सांस ले रहा था, वो पकड़ में आने वाला था। 12 फीट नीचे खोद के वो खाली सोने भर की जगह में रह रहा था राष्ट्रपति। ना फोन यूज करता था, ना इंटरनेट, ना टेलीफोन, तो पकड़ोगे क्या उसको? उसके पास कुछ नहीं। आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए ना, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इनकी बड़ी तगड़ी है मोसाद की। ये जो अटैक किया इन्होंने, ये इनको अच्छी तरह पता था। इसी तरह इनको 2025 में ही अंदेशा हो गया था कि ईरान परमाणु बम बनाएगा, और ईरान ने कसम खा रखी कि परमाणु बम बनने की देर है, हम तुम पे पटकेंगे और हमें किसी से कुछ नहीं करना है। बाकी लड़ाई बाद में होगी, सिया सुन्नी की लड़ाई बाद में होगी, सऊदी अरब से बाद में निपटेंगे, तुर्की से बाद में निपटेंगे, यूएई से बाद में निपटेंगे, सब बाद, पहले तुम, क्योंकि तुम जड़ में मट्ठा डालने वाली बात जो है ना चाणक्य की, वो ईरान समझता है कि यही है, इसे समाप्त करना है। और ये इजराइल को लगने लगा था कि कोई बड़ा अटैक हो सकता है। ये हिजबुल्लाह अटैक के बाद की, मैं हमास के अटैक की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि सोचना नहीं है। और उसमें उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक, जिसको कहते हैं ना, कमरे की, आपके घर में 8 रूम है, किस रूम में आप बैठे हैं, उस पर्टिकुलर रूम में मिसाइल पहुंच रही है। ये तो उसका इंटेलिजेंस था, लेकिन उसका इनपुट जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही आता है उस लड़ाई से। लेकिन आप ये मानिए कि ईरान की भद्द बहुत पिटी, ईरान की बहुत थुथुई की, इतनी बात करता है, मेरे पास IRGC है 1.5 लाख की, वो लोग हैं 90,000 वो हैं, ये है, तो तुम्हारा दम कुछ नहीं। मतलब यहाँ से बैठ के मिसाइल फुस फेंक रहा है, वो रास्ते में खत्म कर दे रहा है। तुमने कोई इजराइल पे एक होता है ना, जिससे हम कहते हैं निर्णायक कोई घातक कार्रवाई की, क्या नहीं, ले दे के वही हिजबुल्लाह को 4 लोगों को भेज दोगे, जाओ 5 लोगों को गोली मार के चले जाओ, देश को तो अंतर नहीं पड़ेगा ना। तो उससे ईरान की एक तो साख खत्म हो गई कि ये खाली बता रहे हैं, इनके पास है कुछ नहीं, और दूसरा उनकी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो गई ईरान की। एक तो ऐसे ही ध्वस्त है, चूंकि उस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि ईरान से आप कोई सामान मंगा के दिखाइएगा, मुझे कोई नहीं सकता। जो मैंने कहा था पिछली बार आपसे, रशिया से आप नहीं मंगा सकते हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम उस पर बाढ़ है, कुछ नहीं भेज सकते, ना कुछ ला सकते, तो बड़ी परेशानी होती है ऐसे में। तो उनके यहाँ सामान पहुंचने के रास्ते क्या बचे? या तो पाकिस्तान बॉर्डर से आए, या सेंट्रल एशियन बॉर्डर से आए, या टर्की बॉर्डर से आए, उसी के भरोसे उनको काम चलाना है। कोई भी नई तकनीक आपको मिलेगी नहीं। अब लोग कहते हैं परमाणु बम बना रहा था, हमें चीजें बताइए, आज की दुनिया में आप घर में बैठ के परमाणु बम बना लेंगे अकेले? आपके पास 100 लोग की फौज हो, आप नहीं बना सकते, तकनीक नहीं है। आप यहाँ से बैठकर, ये कोई वो थोड़ी है कि ब्रह्म ज्ञान है जो घर में हम उल्टा लटके रहेंगे तो 1 साल में पहुंच जाएगा और मेरा सहस्त्रार चक्र पहुंच जाएगा, ये नहीं है। ये है जो आपको फिजिकल साइंस है, आपको सीखना होगा, नहीं पता है आप नहीं कर सकते। ये हथौड़े से एटम थोड़ी तोड़ा जाता है कि अरे भैया घन जोर से माना एटम का बम बनेगा ना, तो ये आपके पास नहीं है। लोग मानते हैं कि शायद इनको रशिया दे दे, शायद इनको चाइना दे दे, मुझे नहीं लगता कोई देश इतनी जल्दी किसी को देता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो किसी को देता है। लेकिन ये भी तो डर हो सकता है कि रशिया चाइना दे भी सकता है, क्योंकि अमेरिका तो उनका दुश्मन। भस्मासुर को आशीर्वाद देने में थोड़ा डर तो लगेगा ना। ये तो बहुत ज्ञान हमारे यहाँ कब कहानी है, लेकिन ज्ञान तो सबके पास है ना। ये सऊदी नॉर्थ कोरिया तक को आजकल लोग कहते हैं चीन अगर चाहे तो क्यों नहीं नॉर्थ कोरिया को बम दे देता है। कल पता लगा किम जोंग को 75 करोड़ में अमेरिका खरीद देता, वो बम कहाँ चलाएगा? तो ये देने में खतरे भी हैं। न्यूक्लियर हथियार जो है उसको देने के बड़े भारी खतरे हैं कि कब वो आदमी आप पर पलट जाए, तो ये समस्या है। और ये निश्चित है कि ईरान अगर बम बनाता है तो उसका टारगेट इजराइल रहेगा, उसका डर इजराइल को हमेशा है और उससे बचने की सारी कोशिश करता है। 2025 में भी उसने जहां पर उसका एनरिचमेंट प्लांट था, जहां पर उसको लगता था ये हो सकता है, सब पर अटैक किया था। और जमीन के 50-100 मीटर अंदर भी जो काम चल रहा था उस पर भी बंकर बस्टर बम डाल करके उसको ध्वस्त किया था। तो इजराइल ने भी मान लिया कि मैं जहां भी देखूंगा कि बम बन रहा है मैं वहां पर अटैक करूंगा। और यदि ईरान बम बनाने के हालत में आता है तो पूरा मिडिल ईस्ट बोलेगा हमको भी चाहिए, तब सऊदी अरब भी मांगेगा, तब कुवैत भी मांगेगा, तब यूएई भी मांगेगा, अबू धाबी मांगेगा, तो आप किस किस को दीजिएगा? और उसके बाद तो ये इतने अस्थिर देश है अभी, क्योंकि अस्थिर बनाए ही गए। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति का परिणाम है कि मध्य पूर्व के देशों को ऐसे बनाया गया है, कृत्रिम तरीके के बने हुए देश हैं, समाज को तोड़ तोड़ कर। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान तोड़ के बने ना।
अब हम कहते हैं हमारी भाषा एक है, अंदर में कितनी भी घृणा हो एक दूसरे के प्रति, संस्कृति में जाइएगा तो क्या पाइएगा, कहाँ जाओगे। अभी बसंत मना रहे थे ना हम लोग, बसंत पंचमी मनाते हैं यहाँ पर, उस दिन बसंत मन रहा था ना लाहौर में, पतंग काट रहे एक दूसरे की और कह रहे नहीं ये हिंदुस्तान वाला बसंत नहीं है। तो कहाँ से आए रे, वो शब्द ही कहाँ से आया, और पतंग उड़ाना तो और कहीं है नहीं। और उस दिन, वो भी उस दिन, तो संस्कृति को आप झुठला सकते हैं, छुपा नहीं सकते। तो इन देशों के अंदर बहुत समस्याएं हैं और इजराइल को पता है कि मुझे इसको रोकने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, और वही उसने 25 में किया था। लेकिन उससे लॉन्ग टर्म फायदा क्या हुआ? क्या उसको ईरान ने छोड़ दिया, या ईरान ने कहा हाँ भाई साहब बहुत मार दिया, अगली बार से हम दोस्त हो जाते हैं? नहीं, उसने कहा आप छोड़ेंगे नहीं, हम भी बनाएंगे। तो पार्ट 2 अब हो रहा है। तो अचानक तत्कालिक कारण क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका भी इस युद्ध में कूदा और ज्वाइंट ये ऑपरेशन को इनिशिएट किया? अमित जी एक उदाहरण देता हूँ। आप एक गांव के चौधरी हैं, सरपंच हैं, सबसे बड़े आदमी हैं और बाहुबली भी हैं। जब आप निकलते हैं बाजार में तो आपके सामने कोई खड़ा होता है, लोग कुर्सी छोड़ खड़े होते हैं, आपका नाम के आगे जितने जी और राज सब लगाते हैं, और कोई सामने से एक आदमी जिसको लिटरली खाने की भी दिक्कत है, आप क्या राजा है, बेवकूफ़ आदमी है ये, तो आपको कैसा लगेगा? अब पहला काम क्या करेगा? पीछे हाथ ऐसे करके बोलिएगा हाँ ठीक कोई बात नहीं, अरे हम तो बहुत शांतिप्रिय हैं, गांधीवादी हैं, अब पीछे बोलिएगा इसको निपटाओ। तो ईरान अभी एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की चौधराहट को पूरी तरह खारिज करता है और कहता है जो बनते हो कर लो, मैं हटूंगा नहीं, मैं तुमको मानता ही नहीं, मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा ही नहीं, जो बैन लगाना है लगा लो, बम बनाना है मेरा अधिकार है, बम बनाना। मैंने भी साइन किया है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर कि मैं बम नहीं बना रहा हूं, मैं तो ऊर्जा के लिए बना रहा हूं, जैसे बाकी लोग बनाते हैं ना कि मेरे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, उसके लिए बना रहा हूं। अगर बम बन गया तो बन गया, हम बना नहीं रहे, जबकि सबको पता है वो बना क्या। तो अगर उसका कहना इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है, ऐसा कहना है ईरान का, पता नहीं इजराइल के पास है या नहीं, लेकिन मुझे ये निश्चित लगता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। अब वो अमेरिका का दिया है, अपना बनाया है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है 200% है उसके पास, और ये पूरे मध्य पूर्व को पता है कि इसके पास है। लेकिन चलाएगा मध्य पूर्व में तो खुद भी तो निपट जाएगा ना, इतना सा तो इजराइल है ना, लेकिन उसके पास है, ये निश्चित है, और ये सब जानते हैं कि उसके पास है, कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ईरान का एक तरह से कहना गलत क्या है कि भाई जब एक को देना है तो हमें क्यों रोकना है, लेकिन उसको रोकना है क्योंकि भू राजनीतिक समीकरण ऐसे बने हुए हैं। तो उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि ये एक तो ये कि वो झुक झुक के फर्शी सलाम नहीं कर रहा है, अब उसको सबक सिखाने के लिए अमेरिका बहुत दिन से बेचैन है, आज से नहीं, जब से वो 444 दिन के उसके दूतावास के कर्मचारी फंसे रहे हैं, उसके बाद से वो मौका ढूंढ रहा है। इराक के बाद, युद्ध के बाद लगा था कि अमेरिका इस पर अटैक कर देगा, लेकिन उस समय किसी तरह वो नहीं हो पाया। जब जॉर्ज बुश के राष्ट्रपतित्व में ऐसा लगा था कि हो जाएगा, इराक के बाद दूसरा अटैक इस पर होगा, लेकिन उस समय ईरान किसी तरह से बच गया था या उस पर अटैक नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि वो पूरी तैयारी से उसके ऊपर काफी बुरी तरह अटैक कर रहे हैं। तो क्या ईरान पे ये जो अटैक अमेरिका का है वो 444 दिन का बदला ले रहा होगा? बदला नहीं ले रहा, एक तो वो मन में रहता ही है, दूसरा ये रहता है कि हम अभी पूरे विश्व के सबसे बड़े आदमी हैं, हम सबको धमका के, जो नहीं मानेगा उसको पीट के, वेनेजुएला में घर से उठा के, चाइना को इंडिकेट कर रहे हैं और रशिया को कि हम अभी भी सुप्रीमो हैं। आप लोग मेरे सामने कहीं नहीं है, और ये बात साबित भी हो रही है ना। ईरान के अंदर घुस के राष्ट्रपति को मार देना, वेनेजुएला में राष्ट्रपति को घर से उठा लाना, ये तो माफिया है, ये कोई देश ऐसे काम नहीं करता है। आपकी समस्याएं जो भी होंगी इसकी भी समस्या है। तो फिर यूनाइटेड नेशन और ये नाटो वाटो का कोई क्या मतलब? नाटो का ही काम है ना, नाटो ने सबको नाटा बना रखा है। अच्छा, क्योंकि आपने सुना, अब आपने नाटो की बात की तो कुछ तो कहना जरूरी है। जब नाटो बना था वेस्टर्न यूरोप के देशों के लिए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, तो एशियन देशों ने रोना शुरू किया 50 के आसपास कि हम तो छूट गए, हमने आपके साथ बड़ी वफादारी की थी जापान से लड़ने में, हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो अमेरिका ने एक बनाया था सेंटो, साउथ सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन, नाटो का भाई, उसमें ईरान था मेंबर, पाकिस्तान आया उसमें बाद में, पहले नहीं था, बाद में आया। उसमें सारे देश आए, कोरिया, जापान, धीरे धीरे। भारत नहीं था उसमें, कभी नहीं बना भारत उसका सदस्य। तो नाटो के जो देश हैं, आप याद कीजिए 2001 में अफगानिस्तान अटैक होता है, 2003 में इराक का युद्ध होता है। इराक युद्ध का विरोध करने वालों में दो सबसे बड़े देश थे, फ्रांस और जर्मनी।
इंग्लैंड बिल्कुल पिछलग्गू की तरह इनके पीछे घूम रहा था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इसका बड़ा विरोध किया था कि ये बहुत गलत नीति है जिसके ऊपर अमेरिका चल रहा है और एक संप्रभु देश, सॉवरेन नेशन के ऊपर इस तरह अटैक कर रहा है। तो उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे उस समय जॉर्ज बुश और कहते थे ये ओल्ड यूरोप है। हम न्यू यूरोप की बात करें, न्यू यूरोप में तो इंग्लैंड आता है, पोलैंड आता है, जो जो उनको हाँ हाँ कह रहे थे वो सब न्यू यूरोप थे, बाकी ये ओल्ड यूरोप थे। आज ईरान पे अटैक के बाद आपने यूरोप में कहीं आवाज़ सुनी किसी से? नहीं, न जर्मनी ने कुछ बोला, न फ्रांस ने कुछ बोला। तो सारा नाटो ये समझ चुका है कि ये जो चाहेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप वो करेंगे, हमें चुपचाप इनके हाँ में हाँ मिलाना है। हाँ, आज तो मॉर्निंग की खबर थी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तीनों ने अपने एयरबेस ओपन कर दिया अमेरिका के लिए। तो कह रहा है एयरबेस नहीं ओपन करोगे तो मैं बाकी ओपन कर दूंगा। करना ही है उनको। अब इंग्लैंड तो यहाँ तक कह रहा है कि अपने कुछ फाइटर पायलट भेजूंगा मैं इसमें, ऊपर से खाली फूल बरसा के आएंगे, है ना। तो अभी तो व्यवस्था पहले से और ज़्यादा संकीर्ण हो गई है, अभी कोई विरोध करने वाला भी नहीं है। अच्छा, मान लीजिए यूरोप में विरोध नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप तो उसके साथ है, नाटो के सदस्य हैं। विरोध कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ। रशिया में? रशिया भी फ्रंट होके तो कुछ नहीं बोला। चाइना में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब उल्टी पुल्टी बातें करके जान छुड़ाने वाली काम कर रहे हैं। ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये वो है। अगर तुम्हारा इतना बड़ा सहयोगी ईरान था और ये बात सच है, सीरिया युद्ध में इनडायरेक्ट जो हम कहते हैं ना अघोषित युद्ध हो रहा था, इजराइल एक तरफ और रशिया और ईरान दूसरी तरफ। अच्छा। लेकिन इस लड़ाई में रशिया और चाइना भी था उसमें, सीरिया के साथ पीछे से गायब है, कुछ नहीं बोलना चाह रहा है। क्योंकि एक तो चाइना को ये भी लग रहा है, चीन को, कि अब उसकी पोल खुल रही है। चाइना की? किस तरह की पोल? भैया, जितने सारे इक्विपमेंट तुमने मिलिट्री के भेजे हैं, रडार भेजे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं ईरान को, क्या कर रहे हैं? जहां चाह रहा है वहां बम डाल रहा है, जब चाह रहा है तब बम डाल रहा है, जो मिसाइल जहां रही पहुंच रही तुमको उड़ा रही है। तो अब तो ये लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद समझना चाहिए ना कि जो सप्लायर वहां था वही सप्लायर यहां भी है, तो वहां पे सप्लाई कैसी दी होगी। तो अब चीन के सामने ये समस्या आ रही है कि जो बताता था कि हम तो अभी अमेरिका के एकदम पास पहुंच रहे हैं, वो कितना खोखला है और कितना सच्चा है। और न सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर चीन की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया कि ये कितना विभत्स युद्ध है जिसे तत्काल रोकना चाहिए। आपको क्या हक है लड़ाई करने का? किसने आपको ऑथराइज किया? यूएन में आपको रिजोल्यूशन मिला? किसने कहा युद्ध करने की? कहीं कोई पूछता भी नहीं है भाई। तो ये दिखाता है कि अब अमेरिका अपने उत्कर्ष पर कहाँ खड़ा है और बाकी लोग मॉरली मैं कहूँगा कितने डिफंक्ट हैं, नैतिक रूप से कितने गिरे हुए हैं कि आज एक इतनी बड़ी अनैतिक युद्ध के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। ये पूरी तरह अनैतिक युद्ध है। आप ईरान को पसंद करिए न करिए, आयतुल्ला की राज व्यवस्था को पसंद करिए न करिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसको बदलने का तरीका मिसाइल डालना है। याद कीजिए 2003 इराक, 2001 अफगानिस्तान, दोनों जगह युद्ध करने गया था अमेरिका, क्या बोलकर? हम औरतों की आज़ादी के लिए लड़ने जा रहे हैं। क्या औरतों की आज़ादी हो गई? इराक में हो गई, अफगानिस्तान में हो गई, सीरिया में कहाँ हो गई? ये जुमलेबाजी है। और मेरा मानना है कि ये युद्ध दिखाता है कि आज भी लाठी और भैंस एक साथ चलती है। अब अली खमेनी जब नहीं रहे, तो अली खमेनी के बाद क्या आपको दिखता है ईरान की वस्तु स्थिति? कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, बल्कि वहाँ पर और ज़्यादा उग्रता बढ़ने वाली है। उसका कारण यह है कि इतने सालों से ईरान एक ऐसी व्यवस्था के अंदर चला है और ये उसको अच्छी तरह पता था कि ये आदमी कभी भी हटाया जा सकता है। एक तो उसकी आयु भी हो चुकी थी, स्वाभाविक कारणों से भी संभव था ये, अगर ये बाहर के कारण नहीं होते तो उसके अल्टरनेटिव अभी भी वहाँ पर है। कुछ नाम लोग मीडिया में कहते हैं, एक तो उनका अपना बेटा है शायद, या खमेनी साहब का ग्रैंडसन है, या कोई और नेता है। और जानकार लोग मानते हैं कि ये तो हायरार्की बनी हुई है सक्सेशन की, ये हटेगा तो ये बनेगा, ये हटेगा तो ये बनेगा। चूंकि उस देश को चलाने वाला जो समूह है ना 12 गवर्निंग काउंसिल का और आयतुल्ला, वो खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, खत्म कब होगा? जब आंतरिक विद्रोह होगा। आपको लगता है होगा? आंतरिक विद्रोह करने के लिए जितनी ताकत चाहिए, वो इतनी विभत्स सेना, गुप्तचर सेना, और जिससे किसी को कभी भी मारने में कोई हिचक नहीं है, उससे लड़ नहीं पाएगी। उससे लड़ने के लिए दूसरे आदमी को भी सैनिक ही बनना पड़ेगा। आम आदमी सैनिक बन सकता है क्या? तो व्यवस्था वही रहेगी, परिवर्तन उसमें नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा। तो क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम जो परमाणु के लिए कर रहा था, बम के लिए, उसको आगे बढ़ाएगा या अब और जोर से करेगा?
और जोर से करेगा, जितने ऑप्शन होंगे अब ट्राई करेगा। कोई भी शासक आ जाए, कोई भी अभी इस व्यवस्था में कोई भी शासक आए, इस्लामिक गणराज्य के रूप में अभी कोई भी शासक आया है तो व्यवस्था के अंदर, वो उसको और जोर शोर से करेगा, पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हट नहीं सकता है। क्योंकि आपको तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लताड़ा है, क्योंकि आपके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं है। फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर ईरान के पास आज एक परमाणु बम मिसाइल लॉन्चर होता तो क्या युद्ध हो रहा होता? अमेरिका में इतना दम है तो रूस और चाइना के ऊपर जाके बम क्यों नहीं डाला था? क्योंकि वो मिसाइल 7,500 किलोमीटर तक चल के आएगी और सारे डिफेंस सिस्टम के बाद भी घुस जाएगी। ये उसको भी पता है, सारे डिफेंस सिस्टम के बाद में घुस जाएगी। जी हाँ, क्योंकि उसको भी पता है कि कैसे हमको इसको डॉच करना है, इस सिस्टम को। आपको पता है जब ये चल रहा था भारत में ऑपरेशन सिंदूर, तो बहुत सारे 5,000-7,000 रुपए वाले ड्रोन थे जो बहुत सारे भेजे थे पाकिस्तान ने, उसको मारने में आपको 1 लाख रुपए लगता है डिफेंस सिस्टम को। आप कितने मारेंगे? ब्लैंकेट तो इसके पास तो ऑपरेशन आयरन डोम है ना इजराइल के पास, जो सारी मिसाइल लगता है, उसके बाद भी तो हमास के कितने लैंड कर जाते हैं। इस युद्ध में भी तो कितने लैंड कर सकते हैं। अभी तक तो अब इजराइल तक अटैक किया नहीं है ईरान ने, चूंकि इतनी दूर जा नहीं रहा है, लेकिन जहां जा सकता है, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी में, जहां तक उसकी रेंज है वहां तक तो वो पागलों की तरफ फेंक रहा है। और इस सारे डिफेंस के बाद वो लैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो आपको क्यों लगता है कि यहां से जो सैटेलाइट से जो मिसाइल लॉन्च होंगे उसको अमेरिका और कौन देखने वाला सैटेलाइट, मारने वाला सैटेलाइट रोकेगा कौन किसको? तो ये बहुत मुश्किल युद्ध हो सकता है उनके लिए, इसलिए उसमें नहीं पड़ेगा। तो ईरान को लग रहा है कि हमारी आज विश्व में हालत ऐसी इसलिए है कि हम बहुत कमजोर हैं, तो हम ताकतवर कैसे बने? सेना हम रख के कोई फायदा नहीं। आज के युद्ध में सेना की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि वो आता ही नहीं लड़ने कोई सामने आपसे। दूर से ड्रोन से लड़ाई हो रही है, मिसाइल से लड़ाई हो रही है। इजराइल का एक आदमी गया लड़ने, अमेरिका का तो बगल में खड़े थे, एक कल एयरबेस पे अटैक किया तो 3 लोग मारे गए, है ना। फौजी दस्ता जिसको हम कहते हैं ना, पैदल सेना, वो तो कोई जाता नहीं है। फौजी दस्ता तो हमारे यहाँ था कि ऑपरेशन सिंदूर में भेज दो, यहाँ भी नहीं भेजा गया, आपने देखा, ऊपर से लड़ाई हो रही। तो अब लड़ाई उस तरह की है, उस लड़ाई में आप बहुत पीछे हैं। न्यूक्लियर आर्सेनल होने के बाद भी आपको चाहिए डिलीवरी सिस्टम जो यहाँ से वहाँ तक ले जाए। आपने यहाँ से हाथ से थोड़ी फेंकना है कि अरे वो भाला फेंकने वाले को बुला दो, प्रवीण कुमार को जोर से फेंक देगा, दूर चला जाएगा। नहीं, उसको लॉन्च करने का सिस्टम होना चाहिए और जो उसको इंटरसेप्ट से बचने का भी रास्ता आना चाहिए। तो ये तकनीक है जो आप अकेले घर में बैठ के नहीं बना सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि आप अपनी एम्बिशन छोड़ थोड़ी देंगे, ईरान उसको छोड़ेगा नहीं। तो अब इस युद्ध के बाद क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पे इसका क्या परिणाम दिखेगा? एक सबसे दुखद परिणाम है, अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने समाचार देखे हो तो बात आई थी कि सारे विश्व के इस्लामिक देश साथ एक संगठन बनाना चाहते हैं। संगठन कितना बकवास है आपने देख लिया। उसको मारने में सबसे आगे उसके साथ के लोग हैं, और ईरान भी मारने में अपने ही लोगों को है। मर कौन रहा है? हाँ, तो वो तो नहीं है। क्षेत्रीय अस्थिरता बहुत बढ़ेगी अभी, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम जो शासक अभी वहाँ बैठे हुए उनको भी झेलने पड़ेंगे, चाहे वो सऊदी अरब के हों या यूएई के हों या जहाँ कहीं के भी हों। वहाँ की जनता भी आगे पीछे समझेगी कि हमारे राजा ने, हमारे शासक ने हमारे ही भाइयों को मारने में किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आखिर काम तो इजराइल और अमेरिका का बन रहा है ना, और उनको मरवा कौन रहा है? एक मुस्लिम राष्ट्र, और मर कौन रहे? एक मुस्लिम राष्ट्र के नागरिक। आगे पीछे लोगों को समझ में आएगा और तनाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बहुत बढ़ेगा। दूसरा, ईरान के बगल से एक छोटा सा समुद्री मार्ग है जिसका नाम है होर्मुज, गल्फ ऑफ होर्मुज स्ट्रेट। पतला सा रास्ता है, वहां से विश्व का बहुत लंबा तेल का सारा काम धाम वहीं से निकलता, भारत का भी। अगर उस पर लड़ाई बढ़ जाएगी, उस पर आवागमन बंद हो जाएगा तो लोगों को घूम के आना पड़ेगा पूरा नीचे से, तेल का दाम 4-5 गुना हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो दूसरा ये है। और तीसरा, अमेरिका के बारे में तब बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो एक घन लेके घूमता है, चींटी मारने के लिए भी उसको घन चलाना है। तो अब एक तरह से वो एक पागल हाथी की तरह है। और विश्वास मानिए, कल अगर उसको गुस्सा आ गया भारत पे तो यहाँ भी कर देगा, और जवाब में आप क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि कोई नहीं कर पा रहा है। हम चाइना नहीं है ये हम जानते हैं, हम रशिया नहीं है ये भी हम जानते हैं, हम उनके बाद है। तो कितना हम कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो वो तो उसने ऐसा बना दिया है कि कोई भी नियम मेरे लिए नहीं लगता है, मुझे जो मन करेगा मैं करूंगा, और जितने दिन चाहूंगा उतने दिन करूंगा। अब कल उसको जोश आएगा तो कहेगा कि ईरान की लड़ाई का पैसा जो है पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दो।
हाँ, ईरान तो बताया ना कि वो 1 साल से हमारी बातचीत चल रही थी। वो तो उसने अमेरिका ने एक तरीके से कतर को बहुत बुरी तरह से इसमें मूर्ख बना दिया। कतर वहाँ मीडिएटर की भूमिका में था और बहुत जोर शोर से लगा था कि ये युद्ध न हो, लेकिन अमेरिका ने कतर को एक तरह से, जिसे कहते हैं ना, सड़क पे फेंक दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ बम गिरे नहीं गिरे हमें कोई मतलब नहीं। और ये वो हर उस देश के साथ करता है जो उसके साथ खड़ा होता है। अब एक जो बात छूटती है जो ज़रूरी है कहना, युद्ध तो हो रहा है, हम तो भारत में बैठे हैं, क्या भारत पे कोई असर पड़ना है? क्या असर पड़ने वाला है? भारत पे बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है। एक वैसे तो फिल्म का गाना है लेकिन फिर भी कह देता हूँ, जग की लाज मन की मौज दोनों को निभाना, पिया मिलन को जाना, एक गाना था बहुत पुराना। भारत की हालत वो है। आपका इजराइल एक ऐसा दोस्त है जो आपको दुनिया में जग में लाज बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सारे हथियार की सप्लाई, और ये ऑपरेशन सिंदूर में सिद्ध हो चुका है कि भारत की सबसे बड़ी सप्लाई जो है इजराइल से आती है। केवल हथियार की नहीं आती है, इंटेलिजेंस की भी आती है। वो आपका साथी है। ईरान जो है आपके साथ मन की मौज जिसको कहते हैं ना, हम और वो एक तरह से सभ्यतागत भाई बहन है, भाई हैं या बहन है जो कह लीजिए, दोनों अगर सभ्यताएं स्त्रीलिंग है तो बहन है, सहोदर है एक तरह से। उनके साथ हम एक तरह से अब अलग हो जाएं, छोड़ देंगे, तुम्हें मारना है तुम्हारा, हम क्या करें? इजराइल को बोलेंगे तुम्हें मारना है तुम्हारा, हमको मतलब नहीं। इंडिया के लिए बहुत दिक्कत की बात है। अब आप एक तरह से फंस रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ हैं। दोनों पूछ सकते हैं ना, भाई तुम पब्लिकली बोलो मेरे साथ हो कि उसके साथ हो। अभी तक बोलने की वो नौबत आई नहीं है, और अभी तक किसी ने पूछा भी नहीं है। डोमेस्टिक कलाकार को छोड़, डोमेस्टिक कलाकार तो पूछते रहते हैं, वो मैटर नहीं करते। दूसरी, अगर लड़ाई बढ़ती है तो तेल को लेकर भारत की समस्या बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ईरान से आ रहा था, चाबहार पोर्ट में भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, उस पर अमेरिका तरह तरह के नाटक शुरू करेगा। तेल को लेकर भारत को समस्या आएगी, क्योंकि आपने रूस से अब तेल लेना बंद कर दिया लगभग। आप 9% तेल ले रहे हैं, जो पहले शायद 30-35% था अमेरिका की, और ये लिटरली धमकी के बाद आपने बंद किया, उसके पहले आपने नहीं किया था। और चूंकि आप जानते हैं कि नहीं सुनेंगे तो फिर क्या हो सकता है, ये भी आपको पता है। तो एक देश के रूप में आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। अभी 2 दिन पहले तक तो, लड़ाई के 1 दिन पहले तक तो मोदी इजराइल में थे और उनको बड़ी इज्जत से रखा था उसने और बात की थी। लेकिन भारत और ईरान के संबंध खाली तेल और पानी के नहीं है, ये खून के संबंध एक तरह से मैं कहता हूँ। क्या इजराइल भारत का एक भरोसेमंद साथी भविष्य में बनेगा? ये तो ईरान भी एक समय सोचता था। कोई देश किसी का भरोसेमंद साथी कैसे हो सकता है? उसके भरोसे तभी तक है जब तक उसका काम है आपसे। ये तो कभी भरोसेमंद साथी हो नहीं सकता ना। और क्यों होगा? और आप क्यों होंगे? लेकिन भारत तो हमेशा भरोसेमंद साथी रहा है सब। कभी नहीं था, उनको यूज कर रहा था। मोदी के आने के पहले तक कभी नहीं था। आपको क्या बोलूं, 1962 के चीन के युद्ध में इजराइल से भारत ने सामान मंगाया था। उस समय भारत में इजराइल का दूतावास नहीं था। अच्छा। इजराइल का दूतावास भारत में, बीजेपी की सरकार, वाजपेयी जी आते हैं, उसके बाद बात शुरू होती है कि खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, उसको लेकर बहुत दिन नाटक चलता है। इजराइल से संबंधों को खुलकर बोलने वाला पहली बार 2014 के बाद हुआ है। उसके पहले भारत इजराइल को देश भी नहीं मानता था। नेहरू के शासनकाल में, इंदिरा के शासनकाल में, चूंकि तब पैलेस्टाइन देश था, यासिर अराफात भारत के मित्र थे और सारी अरब मैत्री की बात होती थी। और हर युद्ध में ये सारे लोग उम्मा के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। ये भी बात उतनी सच है, चाहे ईरान भी क्यों ना हो। भारत के संबंधों के बाद ये बात निश्चित है कि इन्होंने कभी भारत को वैश्विक मंच पर ओआईसी में खड़े होकर इराक ने किया, ये मैं कहूँगा। सद्दाम हुसैन चले गए, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने वहाँ पर इंदिरा गांधी के सपोर्ट में कहा था और विरोध किया था कि ये पाकिस्तान गलत करता है उनके साथ। बाकी लोग की तरह नहीं थे वो। लेकिन किसी ने कभी भी भारत के लिए इस तरह से बात नहीं की है। भारत के लिए जहाँ मटेरियल फायदे की बात आई है ना, वो आपको इजराइल ने दिया है। बाकी लोगों से आपके ट्रेड संबंध है, आप तेल खरीदते हैं, तेल का पैसा देते हैं, आप सामान लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। लेकिन आपको जो मदद, गाढ़े वक्त पे मित्र की जो पहचान होती है ना, वो पिछले 40 सालों में मैं कहूँगा इजराइल ने हर बार आपके साथ किया है। अब आप आगे का मैं नहीं जानता हूँ कितना रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत दिनों से इजराइल आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त है। यहाँ तक कि बीच में उसको अमेरिका ने डांटना शुरू किया था कि तुम हमारे दिए हथियार हमसे पूछे बगैर इंडिया को नहीं बेचोगे। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? तो इजराइल है ना, वो क्या किया उसने, ठीक है आपका नहीं देंगे सर, उसका कॉपी तो बना सकते हैं ना, दूसरा नाम से दूसरा टेक्नोलॉजी दिखा के बेच रहे हैं, आप झुंझुना बजाओ। इतना सा देश है, सर्वाइव करने के लिए सारी हरकतें करता है, अच्छी बुरी नैतिक अनैतिक सब करता है, वही कर ही रहा है अभी। तो अब पूरी कहानी का उपसंहार अगर कहें हम तो ये है, एक
1992-96 में एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हुए थे अमेरिका में, उनका नाम था सैमुअल हंटिंगटन। उन्होंने कहा था सभ्यताओं का संघर्ष होगा। तो ये लड़ाई को मैं मानता हूँ कि एक तरह सभ्यताओं का संघर्ष है, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा देश जो आपकी तरफ पूरी तरह नहीं है, आपकी मान्यताओं को नहीं मानता है, उसको निपटाने के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इस सभ्यताओं का संघर्ष नहीं है तो और क्या है। तो यहाँ से अब आगे भारत की वैश्विक रणनीति क्या होगी? भारत की वैश्विक रणनीति निश्चित नहीं हो सकती है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे में हम विपक्ष से किस तरह का बर्ताव का उम्मीद करें? आप गलत आदमी से उम्मीद कर रहे हैं। आप युद्ध के समय विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर चला और उम्मीद करें कि बांग्लादेश आपको सपोर्ट करेगा, तो मूर्ख कौन है? विपक्ष से आप कोई उम्मीद मत रखिए। आप अपने आप से भरोसा रखिए, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखिए, अपने कूटनीतिक संगठनों पे भरोसा रखिए, अपनी सेनाओं पे भरोसा रखिए, और जो आपकी क्षमताएं हैं उनके भरोसे खड़े होने की कोशिश कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते। जो देश के बेस्ट ब्रेन हैं, जो यहाँ से बाहर हैं कहीं ना कहीं, उनसे क्या उम्मीद रहना चाहिए, या उन देश को उनसे क्या उम्मीद होना चाहिए? देखिए, उनको तो देश से उम्मीद थी नहीं, तो वो देश से चले गए। तो ये तो कहने गलत है कि उनको देश से क्या उम्मीद है। उनको देश से कोई उम्मीद नहीं है। देश को उनसे कुछ उम्मीद हो? पहले थी, अब नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं जो भारत की बात को वैश्विक मंच पे भारत की तरफ से कहना चाहें। वो सब लोग किसी ना किसी संगठन से, विश्वविद्यालय से, किसी ऐसे समूह से जुड़े हुए हैं जहां ये जरूरी है कि भारत को नीचा दिखाओ। ऐसे बहुत कम संगठन है जहां पर आप भारत की बात भारत की तरह से कह सकते हैं और भारत के रूप में कह सकते हैं। बाहर तो बहुत कम है। अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा, 3 दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक पैम्फलेट बनाया गया, उसके ऊपर फोटो एक डायन की बनाई गई है। और जब लोगों ने हल्ला किया तो अरे गलती से चला गया था ये। और विदेश में रहने वाले भारतीय उस चित्र को पूरी तरह डिफेंड कर रहे थे कि नहीं, इसमें गलत क्या है। तो आप किनसे क्या आशा कर रहे हैं? बड़े ना समझ हुए क्या चाहते हो, मत चाहिए ये। आपको अपने ऊपर अगर भरोसा नहीं है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, तो किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। ये तो ईरान युद्ध दिखा रहा है आपको। कल तक उसके दांत काटी दोस्ती रखने वाले पाकिस्तान हमेशा वो कहता है हम तो बगल में आपके साथ हैं, आपके जी हजूरी करते रहते हैं हमेशा से। रशिया जो उनको कहता था हम तो बिल्कुल लगे हैं, चाइना जो उनको हथियार सप्लाई करता था, आज कहाँ है जब सबसे ज़्यादा गंभीर संकट में है। अगर उसने पहले से अपने देश में सक्सेशन प्लान नहीं बनाया हो, लोगों के बीच में अमेरिका के प्रति बहुत गुस्सा न हो, तो अभी तक वहाँ तो क्रांति हो गई होती। जैसा ये कहते हैं कि लोगों में बहुत गुस्सा है, जो कि बहुत हद तक है, लेकिन उस गुस्से का ये मतलब नहीं कि तुम आकर हमें बताओ कि कौन क्या करेगा। ये सब जगह जेनजी वाला नेपाल और बांग्लादेश वाला काम करना संभव नहीं है ना। लेकिन प्रयास लगभग वही हो रहा है। थोड़ा तल्खी से मैंने कहा वो बात, क्योंकि मैं देखता हूं कि वैश्विक मंच से लोग कैसी बातें भारत के बारे में करते हैं। नहीं, आपने एक नेकेड ट्रूथ रखा है। हाँ, यही सच है। देखता हूं इसलिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द राइज एंड फॉल ऑफ ईरान। तो हमने देखा एक सभ्यता जो 2500 साल पुरानी है, एक क्रांति जिसने सत्ता बदली, एक नेतृत्व जिसने नियंत्रण मजबूत किया, और एक समाज जो भीतर से बदल रहा है। अब सवाल है, ईरान का भविष्य क्या है? पहला रास्ता और कठोर शासन, IRGC का बढ़ता प्रभाव, परमाणु कार्यक्रम में तेजी, इजराइल और अमेरिका के साथ खुला टकराव। यह रास्ता ईरान को क्षेत्रीय शक्ति बना सकता है, लेकिन कीमत क्या होगी? आर्थिक प्रतिबंध, युवा पलायन, अंतर्राष्ट्रीय लगाव या अलगाव? दूसरा रास्ता, सिस्टम के भीतर धीरे धीरे सुधार, कुछ सामाजिक ढील, कुछ आर्थिक समझौते, फिर सत्ता संरचना वही। यह स्थिरता ला सकता है, लेकिन क्या यह नई पीढ़ी को संतुष्ट करेगा? तीसरा रास्ता, गहरा परिवर्तन, धार्मिक सर्वोच्चता की भूमिका कम हो, जनता की भूमिका बढ़े, लेकिन इतिहास बताता है ऐसे बदलाव शांत नहीं होते। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ईरान क्या करेगा, सवाल यह है कि क्या कोई सभ्यता अपनी पहचान बचाते हुए आधुनिक बन सकती है? ईरान की असली लड़ाई शायद बाहर नहीं, भीतर है। धर्म बनाम लोकतंत्र या पहचान बनाम वैश्विक व्यवस्था। अगर आप तेहरान में 25 साल के होते, क्या आप सड़कों पर उतरते या राष्ट्रवाद के साथ खड़े होते?
अगर आप सत्ता में होते, क्या आप परमाणु कार्यक्रम छोड़ते? और भारत जैसे देशों के लिए क्या यह सिर्फ एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस है या ऊर्जा, सुरक्षा और भू राजनीति का बड़ा सवाल? अब आपकी बारी है। ईरान गिर रहा है या यह इतिहास का अगला उदय है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, राइज या फॉल। और अगर आप मानते हैं कि सच्चाई बीच में है तो बताइए क्यों। इतिहास कभी सीधा नहीं चलता, सभ्यताएं गिरती नहीं, रूप बदलती है। ईरान भी शायद एक नए रूप की तैयारी में है। यह थी ईरान की कहानी, उदय, सत्ता और संघर्ष की। Wanna hear you go.